1841 के इंसान की मृत्यु भी एक बार फिर रुक गई। चाहे वह मानव जाति के विशेषज्ञ थे या शैतान के लोग, वे सभी दूर तक देखने लगे। उस दिशा में एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। यह अनगिनत क्रूर जानवरों के दौड़ने की वजह से हो रही थी। यह एक काला पिन था और इससे एक दमनकारी आभा निकल रही थी। दूर आसमान में एक तेज चीखने की आवाज भी सुनाई दी। यह उस जगह की ओर उड़ते हुए शातिर जानवर की आवाज थी। जब सबने ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। क्या ये सभी क्रूर जानवरों का विस्फोट था? इस समय स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग युद्ध के मैदान में भाग रहे थे। शुरू में दोनों पक्षों के लोग निश्चित रूप से उन्हें दोषी ठहराएंगे। वे उन पर हमला भी करेंगे। हालांकि इस अचानक स्थिति के कारण किसी के पास स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों को कोसने का समय नहीं था। चलो चलें, चलो चलें। संप्रदाय नेता देहो इतना भाग्यशाली था कि वह जोर से दहाड़ उठा। उसने बहुत अधिक बल का उपयोग भी किया था। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। उसके चेहरे पर इस समय वह भी घबराहट से भर गया था। यह अनगिनत शातिर जानवरों के बहने का दृश्य था। यहाँ तक कि उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ये स्पष्ट था कि ये क्रूर जानवर अच्छे इरादों से नहीं आए थे। इसके अलावा वे अचानक इतने सारे दिखाई दिए। ये निश्चित रूप से मनुष्यों और शैतानों के लिए अच्छी बात नहीं थी। बेशक तुलनात्मक रूप से कहें तो यह मनुष्यों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आखिरकार अभी शैतानों से लड़ते समय वे नुकसान में थे। हालांकि ये केवल सापेक्ष था। इस समय मनुष्यों का खुश होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अगर उन्हें कोई विकल्प दिया जाता तो वे एक ही समय में इतने सारे क्रूर जानवरों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जहाँ तक मानव शिष्यों की बात है, संप्रदाय के नेता देहो की उग्र दहाड़ के तहत तभी उन्हें होश आया। उसके बाद वे हताश होकर दुष्ट जानवर की विपरीत दिशा में भाग गए। गर्दन एक बार फिर टूट गया और हर जगह भीड़ थी। इसके अलावा इस समय हर कोई इसी तरह आकाश में उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक कारण उड़ने वाले दुष्ट जानवर के अस्तित्व के कारण था। वे दुष्ट जानवर जितने तेज नहीं हो सकते। इसके अलावा 100,000 पर्वतों का जटिल वातावरण उनकी आकृतियों को बेहतर ढंग से ढक सकता है और उनके लिए छिपना आसान बना सकता है। इस समय शैतानों के लोग घबरा रहे थे। जब उन्होंने दुष्ट जानवर को देखा तो वे घबरा गए। अरविंद अब मनुष्यों से परेशान नहीं हो सकता था। वैसे भी मानव दुनिया वहाँ थी और वे संप्रदाय भी वहाँ थे। मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ और मैं किसी भी समय उन पर हमला कर सकता हूँ। वे मनुष्य भी बच नहीं पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में ये स्पष्ट था कि उसे इन दुष्ट राक्षसों से दूर रहना होगा, अन्यथा शैतानों के अनुयायियों को अवश्य ही भारी क्षति होगी। इस वजह से अरविंद ने संप्रदाय के नेता देहो के समान ही आदेश जारी किया, जो था भागना। वे जितनी तेजी से भागेंगे उतना अच्छा होगा, जितना दूर भागेंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए मूल रूप से तीव्र युद्ध के मैदान पर शातिर जानवर के अचानक प्रकट होने के कारण बड़ी संख्या में मनुष्य भाग रहे थे। शैतान के लोग भी भाग रहे थे। उनके पास अब एक दूसरे को मारने का समय नहीं था। वे केवल पहले शातिर जानवर के हमले से बचना चाहते थे। जहाँ तक उन दुष्ट जानवरों की बात है, वे वास्तव में अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ नहीं थे। जब वे धीमी गति से भाग रहे लोगों को पकड़ते तो वे तुरंत क्रूर नरसंहार में शामिल हो जाते। इसके अलावा ये दुष्ट जानवर आक्रामक थे और उनका पूर्ण वर्चस्व था। इसके अलावा चाहे वह इंसान हो या शैतान, कोई भी पीछे रहकर लड़ने को तैयार नहीं था। इस वजह से जब तक वे उन क्रूर जानवरों द्वारा पकड़े गए, वे मौत से बच नहीं पाएंगे। और उनमें से एक था स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय का संप्रदाय नेता किंगसॉन। किंगसॉन उस विशालकाय बाघ द्वारा पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अगर उन संप्रदायों के बुजुर्गों से बचाने की पूरी कोशिश नहीं करते तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। हालांकि उस विशालकाय बाघ की वजह से उन बुजुर्गों के पास इसका विरोध करने के लिए सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी वे इसका विरोध नहीं कर सके। जहाँ तक गंभीर रूप से घायल संप्रदाय के नेता किंगसॉन की बात है, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास उसकी देखभाल करने का कोई तरीका नहीं था। उनके लिए यह एक बोझ था। इसलिए उन्होंने संप्रदाय के नेता किंगसॉन को उसकी देखभाल करने के लिए नीचे के शिष्यों को सौंप दिया। जब शातिर जानवरों के एक बड़े समूह ने हमला किया तो शिष्य जो संप्रदाय के नेता किंगसॉन की देखभाल कर रहे थे, वे एल्डर झांग से अलग हो गए, लेकिन वे अभी भी संप्रदाय के नेता किंगसॉन के साथ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हालांकि एक गंभीर रूप से घायल मरीज के साथ उनकी गति स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थी। जल्द ही वे अपने पीछे के शातिर जानवर द्वारा पकड़े गए। वे दुष्ट जानवर बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। अपने पंजों के एक झटके से उन्होंने संप्रदाय के नेता किंगसॉन की रखवाली कर रहे शिष्य को मार डाला। उसके बाद बेहोश संप्रदाय के नेता किंगसॉन जमीन पर गिर पड़े। उन दुष्ट जानवरों ने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा। इसके बजाय वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने सामने वाले व्यक्ति का पीछा किया। हालांकि वे बहुत सारे थे। संप्रदाय के नेता किंगसॉन जो जमीन पर गिर गए थे, के बचने की कोई संभावना नहीं थी। उनके पीछे से शातिर जानवर ने उन्हें तेजी से कुचल दिया। उसके बाद दूसरे, तीसरे ने। बेहोश संप्रदाय के नेता किंगसॉन दर्द से जाग गए। हालांकि इस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें शातिर जानवरों ने घेर लिया था। उनके आसपास का इलाका शातिर जानवरों से भरा हुआ था और इस वजह से भले ही वह भागना चाहते थे, वह भाग नहीं सकते थे। बचाओ! संप्रदाय नेता किंगसॉन ने एक शब्द चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह एक और शब्द कह पाता, उसकी पीठ पर हिंसक रूप से लात मारी गई और वह एक बार फिर जमीन पर गिर गया। हालांकि संप्रदाय के नेता किंगसॉन के फिर से बैठने से पहले ही एक और क्रूर जानवर आ गया। उसने उसकी पीठ पर पैर रखा और उसकी कुछ हड्डियां तोड़ दी। उसने मुंह में खून भी उगल दिया। बचाओ! संप्रदाय के नेता किंगसॉन ने कमजोर सांस के साथ चिल्लाया। उसे डर था कि भले ही यह सामान्य समय के दौरान हो। और क्या कहना, वह इस समय शातिर जानवरों से गिरा हुआ था और उनसे गिरा हुआ था। उसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी और शातिर जानवर की दौड़ने और दहाड़ने की आवाज उसके चारों ओर सुनी जा सकती थी। सर्वश्रेष्ठ! एक और खतरनाक जानवर आया और उसके मस्तिष्क पर पैर रख दिया। उसने सीधे उसके सिर को जमीन में दबा दिया। फिर इससे पहले कि वह उठ पाता, एक और खतरनाक जानवर ने उसके सिर पर पैर रख दिया। उसने उसे पूरी तरह से कुचल दिया, जिससे वह उठने में असमर्थ हो गया। उसके बाद अनगिनत क्रूर जानवर उसके शरीर पर पैर रखकर चले गए। उसका शरीर सीधे मांस के पेस्ट के ढेर में कुचल दिया गया, पहचान से परे मृत। अब भले ही वह स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय था, वे शायद अब उसे पहचान नहीं पाएंगे।
हालांकि संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग उन लोगों में से एक थे जो घटनास्थल पर ही मर गए। इन दुष्ट जानवरों के हमले में अनगिनत लोग भी मारे गए। इनमें इंसान और शैतान के लोग शामिल थे। हालांकि संप्रदाय के नेता देहो और अरविंद ने उन्हें जल्द से जल्द भागने का आदेश दिया था, लेकिन इंसानों और शैतानों की गति दुष्ट जानवर से धीमी थी। जो लोग पीछे रह गए थे वे स्वाभाविक रूप से बच नहीं पाए। उनमें से कुछ भाग्यशाली होने की मानसिकता रखते थे और उड़ना चाहते थे। वे आसमान से भाग निकले, लेकिन जैसे ही वे हवा में उठे उन्हें तुरंत आसमान में उड़ते शैतान जानवर ने पटक दिया, जिससे अनगिनत लोग जमीन पर मर गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें एक एक करके आसमान से नीचे फेंक दिया गया हो। कुछ लोगों के मरने के बाद किसी ने फिर आसमान में उड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जमीन की तुलना में आसमान ज्यादा खतरनाक था। एक बार जब वे हवा में उड़ गए तो वे जीवित लक्ष्य की तरह होंगे, इसलिए वे केवल जमीन पर भागने का विकल्प चुन सकते थे। पूरा दृश्य अराजकता में था। बोलने के लिए कोई संरचना नहीं थी। आमतौर पर जहाँ भी जगह होती वे भूल जाते कि कहाँ भागना है। ऐसा लगता था जैसे वे घबरा गए हों। मेंग याओ भी भाग रही थी। शुरुआत में वह स्टिल वाटर हाउस के लोगों के साथ थी। सभी एक साथ भाग रहे थे। हालांकि बाद में भागने की प्रक्रिया के दौरान जब उन्हें दूर धकेल दिया गया तो स्टिल वाटर हाउस धीरे धीरे दूर धकेला जाने लगा। इसके अलावा फिर से इकट्ठा होना पहले से ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके आसपास लोग थे। हर कोई भाग रहा था और निचोड़ रहा था। वे केवल आगे की ओर भागते रह सकते थे। कभी कभी भले ही आप भागे नहीं, पीछे के लोग आपको धक्का देकर भाग जाते। इस वजह से मेंग याओ को भी संप्रदाय के लोगों से दूर धकेल दिया गया। पहले तो वह अभी भी उस दिशा पर ध्यान दे रही थी जिस दिशा में संप्रदाय के लोगों का बड़ा समूह भाग रहा था। वह भी उसी दिशा में भागी, लेकिन बहुत तेजी से। उसके पीछे के लोगों और दुष्ट जानवर ने उसका पीछा किया। उसके पास दूसरी दिशा चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह धीरे धीरे मुख्य समूह से अलग हो गई जब तक कि वह अपने बगल में स्टिल वाटर हाउस के लोगों को नहीं देख सकी। इस बारे में मेंग याओ अपने दिल में असहाय महसूस करती थी। हालांकि उसके पास कोई अच्छा विचार नहीं था। वह कुछ समय पहले ही अपने संप्रदाय के लोगों से मिली थी और अंत में वे फिर से अलग हो गए। मेंग याओ अपने दिल में केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकती थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पहले भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, इसलिए मेंग याओ को अपने दिल में बहुत ज्यादा घबराहट महसूस नहीं हुई। इसके अलावा इस बार स्थिति पिछली बार से थोड़ी बेहतर थी। पिछली बार वह वास्तव में अकेली थी। उसके बगल में एक भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन इस बार हालांकि स्टिल वाटर हाउस से कोई भी उसके साथ नहीं था, फिर भी दूसरे संप्रदायों के बहुत से लोग थे। हालांकि हर कोई भाग रहा था। इन लोगों के साथ कम से कम उन्हें खुद पर थोड़ा भरोसा था, जो पिछली बार से थोड़ा बेहतर था। बेशक ये भी कहा जा सकता है कि इस बार ये पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक था। पिछली बार जब वह कोमा में जागी थी तो उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार उसके पीछे बड़ी संख्या में खतरनाक जानवर थे जो उनका पीछा कर रहे थे। इसके अलावा उनके आसपास शैतानों के कुछ लोग भी थे। वे सभी भागने में व्यस्त थे। वे सुरक्षित और स्वस्थ थे, लेकिन एक बार जब वे अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर भाग गए तो वह संघर्ष अपरिहार्य था। हालांकि मौजूदा स्थिति ने मेंग याओ को ज्यादा सोचने की अनुमति नहीं दी। लोगों के प्रवाह के साथ भागते रहने के अलावा अन्य मामले भी थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकती थी। आसपास का वातावरण लोगों और शातिर जानवरों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि अगर वह दूसरे दुश्मनों के पास जाना चाहती थी तो उसके पास पीछे मुड़कर जाने का भी मौका नहीं था। इस वजह से मेंग याओ केवल उन दुष्ट जानवरों और शैतानों के लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा बनाए रखते हुए भाग सकती थी। पूरे 100,000 पर्वत और यहाँ के मूल निवासियों में चीख पुकार मच गई थी। इस जगह के मूल मालिक ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। इंसानों और शैतानों के लोगों को एक बार फिर इस 100,000 पर्वत के खतरे का एहसास हो गया था, और क्रूर जानवर की क्रूरता का भी। मूल रूप से क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में लोग थे, इसलिए वे जिन छोटे शैतान जानवरों से लड़ रहे थे उनमें से कुछ पहले ही तितर बितर हो चुके थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके कार्यों ने इस जगह के मालिक को स्पष्ट रूप से क्रोधित कर दिया था। वे बदला लेने आए थे और उनके हमले गरजने वाले थे। 1842 एक दुखद दृश्य। 2 इससे पहले चाहे शैतानों के लोग हो या असंख्य मानव संप्रदाय, वे सभी 1 लाख पहाड़ों में मौजूद क्रूर जानवर की भयावहता को जानते थे। हालांकि बहुत कम लोगों को इसकी सीधी समझ थी। इसके अलावा दोनों पक्षों ने यहाँ लाखों लोगों को इकट्ठा किया था, ये सोचकर यहाँ का शातिर जानवर उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। वे शातिर जानवर बहुत चालाक थे। अगर उन्हें पता होता कि वे उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है तो उन्होंने फिलहाल छिपना ही चुना होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ का दुष्ट जानवर स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि उनकी मातृभूमि पर किसी का कब्जा हो, भले ही यह अस्थायी रूप से हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए उनका पीछे हटना केवल एक सती घटना थी। इसका कारण अधिक से अधिक दुष्ट जानवरों को इकट्ठा करना था। वे वास्तव में बुद्धिमान थे और जानते थे कि वे उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे इन लोगों पर हमला करने की जल्दी में नहीं थे। इसके बजाय वे मददगारों की तलाश में चले गए। अब चून की सहायक मिल गए थे। वे पर्याप्त संख्या में थे और वे काफी शक्तिशाली थे। फिर वे वापस लौट आए। अनगिनत क्रूर जानवर दौड़े। उनकी संख्या इंसानों और शैतानों के लोगों से कम नहीं थी। साथ ही यह उनका इलाका था। इस वजह से चाहे वे शैतानों के लोग हो या इंसानी विशेषज्ञ, इस समय उनमें से किसी ने भी दया दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे केवल यही कर सकते थे। वे जितना तेज भागेंगे उतना अच्छा होगा। वे जितना दूर भागेंगे उतना अच्छा होगा। जो भी बहुत धीरे भागेगा वह उन क्रूर जानवरों द्वारा मारा जाएगा। दूसरे उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते थे। वह केवल अपनी बुरी किस्मत को दोष दे सकता था। इस समय एल्डरलिन चान और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय छिपा हुआ था। मूल रूप से वे एल्डर किंग फैंग के पीछे चल रहे थे। हालांकि जब वे 100,000 पहाड़ों में प्रवेश कर गए तो वे अभी ऊपर उड़े थे। उन्हें एक उड़ता हुआ दुष्ट जानवर मिला और उन्होंने मिलकर उसे मार डाला। उसके बाद उन्होंने आकाश में उड़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे जमीन पर तेजी से आगे बढ़े। सौभाग्य से वे उस जगह को जानते थे जहां सभी इकट्ठा हो रहे थे। उसी समय अपनी चोटों के कारण एल्डर किंग फैंग की गति बहुत तेज नहीं थी। यही कारण था कि वे यहाँ उनका पीछा करने में सक्षम थे। हालांकि जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दृश्य पूरी तरह से गड़बड़ था। बहुत सारी लाशें थीं। उनमें से ज्यादातर इंसानों और शैतानों के लोगों की लाशें थीं। कुछ लाशें शातिर जानवरों की भी थीं।
ये वे लोग थे जिन्हें शातिर जानवर ने निशाना बनाया था। ये हताश जवाबी हमले का नतीजा था। बेशक यह आमतौर पर बहुत सारे लोग थे, केवल 1 या 2 शातिर जानवरों को मारा जा सका। बड़े ये जब स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने ये गंदा दृश्य देखा तो उन्होंने घबराकर अपनी लान निकल ली। चलो चलते हैं और देखते हैं, लेन चेन ने अस्त व्यस्त दृश्य को देखते हुए कहा। वह भी देखना चाहता था कि यहाँ क्या चल रहा है। वह ये भी पता लगाना चाहता था कि मुख्य समूह कहाँ गया है। सभी लोग डर से कांपते हुए युद्ध के मैदान के बीच की ओर चल पड़े। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा था। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोगों को मार भी डाला था। हालांकि घटनास्थल पर जो कुछ हुआ था, उन्होंने पहले कभी सभी प्रकार की दयनीय मृत्यु स्थितियों को नहीं देखा था। दुष्ट जानवर मनुष्य से अलग था। जब कोई मनुष्य किसी को मारता था तो उसे केवल दूसरे पक्ष को मारना होता था। आमतौर पर लाशों को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता था, लेकिन दुष्ट जानवर बेहद क्रूर था। उनके हथियार, उनके पंजे और दांत अक्सर इसका परिणाम होते थे। उनके द्वारा मारे गए शव आमतौर पर चित्रे चित्रे होते थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस बार कई लोग जमीन पर गिर गए। उसके बाद दुष्ट जानवर द्वारा कुचले गए लोग मिट्टी के ढेर की तरह थे। बड़े देखो, यहाँ के लोग हमारे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय से प्रतीत होते हैं। एक शिष्य ने अचानक कुछ लाशों की ओर इशारा करते हुए कहा। हर संप्रदाय के पास अपने अपने कपड़े थे, इसलिए जब उन्होंने जमीन पर कुछ लाशें देखी जो स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के कपड़े पहने हुए थी, तो उन्हें पता चल गया कि ये लोग कौन थे। ऐसा लगता है कि इस बार हमारे संप्रदाय को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों ने सब कुछ योजना बनाई थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में एक क्रूर जानवर था जो चीजों को गड़बड़ाने के लिए बाहर आया था। मुझे आश्चर्य है कि संप्रदाय के नेता और अन्य लोग कैसे कर रहे हैं, एल्डर लेंग चान ने कहा। इस मामले के बारे में स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय लंबे समय से योजना बना रहा था। उन्होंने सभी तरह की चीजों के बारे में सोचा था। इसके अलावा उन्होंने पहले से ही सोचा था कि दूसरे संप्रदायों से कैसे निपटना है। हालांकि उन्होंने कभी भी दुष्ट जानवर के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि यह मामला 100,000 पहाड़ों में हो रहा था और 100,000 पहाड़ों में मौजूद दुष्ट जानवर भी बहुत खतरनाक था, लेकिन सभी को लगा कि 100,000 पहाड़ों में मौजूद दुष्ट जानवर उनसे बचकर निकल रहा होगा। आखिरकार इस बार इंसानों और शैतानों ने बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि न केवल दुष्ट जानवर पीछे हटेगा, बल्कि वह क्रोधित भी हो जाएगा। उसने मनुष्यों और शैतानों के खिलाफ हिंसक बदला लेना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वर्तमान स्थिति पैदा हुई। संप्रदाय नेता और अन्य बुजुर्गों का साधना स्तर बहुत ही गहरा और प्रखर है। वे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, एक शिष्य ने कहा। दूसरों ने सिर हिलाया और एल्डर लेंग चान ने भी। हालांकि यह जगह दुष्ट जानवर द्वारा हमला किए जाने जैसा लग रहा था, फिर भी वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। संप्रदाय के नेता और अन्य बुजुर्ग कमजोर नहीं थे। उनके लिए बच निकलना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। आखिरकार उनकी ताकत आम शिष्यों से कहीं ज्यादा थी जब तक उनके बचने का मौका था। इसलिए एल्डर लेंग चान वास्तव में संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग और अन्य बुजुर्गों के बारे में चिंतित नहीं थे। अब वो जो सोच रहा था वह ये था कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उसे नहीं पता था कि एल्डर किंगफेंग ने दूसरे संप्रदायों के लोगों को यहाँ जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया था या नहीं। अभी वे दूसरे संप्रदायों के एक भी व्यक्ति को नहीं देख सकते थे, इसलिए वे जानना चाहते थे कि वास्तव में क्या हो रहा था। वे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए एल्डर लेंग चान को उम्मीद थी कि वो संप्रदाय के नेता किंग सोंग और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बाकी लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे और उनसे पता लगा लेंगे कि क्या हुआ था। हालांकि एल्डर लेंग चान को यह नहीं पता था कि उसके और दूसरे शिष्यों से कुछ ही दूरी पर मिट्टी जैसी लाशों का ढेर था। उनके आधे शरीर मिट्टी में धंसे हुए थे। वहाँ एक पैर भी था जिसे किसी अज्ञात क्रूर जानवर ने काट लिया था। जहाँ तक इस फटी हुई लाश के मालिक की बात है, वह संप्रदाय के नेता किंग सोंग के बारे में बात कर रहा था। संप्रदाय के नेता किंग सोंग से कुछ ही दूरी पर एक और फटी हुई लाश पड़ी थी। शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा गायब हो चुका था, केवल निचला आधा हिस्सा ही वहाँ पड़ा था। लगातार खून बह रहा था और इस लाश का मालिक वह भी स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। लेंग चान के अनुसार संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग को कुछ नहीं होगा, लेकिन वह मर चुका है, भले ही वही बुजुर्ग है। होंग लॉन्ग, बाकी लोग दूर भाग रहे थे, वे मरे या नहीं यह अभी भी अज्ञात था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि संप्रदाय नेता किंग सॉन्ग पहले ही मर चुका था, ये कहा जा सकता है कि अब तक जिस संप्रदाय को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वह स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय था, जो गुप्त रूप से उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। संप्रदाय नेता और बुजुर्ग मर चुके थे, जिसमें स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शेष शिष्य भी शामिल थे। अगर वे 100,000 पहाड़ों से बच सकते थे तो स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय की ताकत ये निराश लोगों में शीर्ष संप्रदायों में से एक होने जा रहा था, तीसरे दर्जे का और भी नीचे। अगर स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शैतानों के लोगों के साथ मिलीभगत का मामला उजागर हो जाता तो मानव दुनिया में उनके बचने की संभावना खत्म हो जाती। दूसरे संप्रदाय उन्हें कभी नहीं जाने देते, खासतौर पर गंभीर रूप से घायल स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय। आखिरकार इस दुनिया में संसाधन सीमित थे, साथ ही स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों ने ही सबसे पहले उन्हें धोखा दिया था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरे संप्रदाय उनसे बदला लेंगे। हालांकि एल्डर लेंग चान को इस बारे में पता नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग की मृत्यु होने वाली है। वह अभी भी सपना देख रहा था। संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग के साथ फिर से संगठित होने के बाद वह अन्य संप्रदायों को भारी झटका देगा। इससे उनकी योजना जारी रहेगी। हालांकि एल्डर लेंग चान के पास इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अचानक आसमान में 10 से ज्यादा काले बिंदु दिखाई दिए। ये काले बिंदु उनकी ओर उड़ रहे थे, उनके और करीब आ रहे थे। शैतान कबूतर, ये शैतान कबूतर है। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के कुछ शिष्य डर के मारे चिल्ला उठे। बाकी लोग अवचेतन रूप से आकाश की ओर देखने लगे। इस समय वे काले बिंदु पहले ही उनके ऊपर आ चुके थे। चलो चलें, एल्डर लेंग चान चिल्लाया। फिर उसने दूसरों की अनदेखी की। वह सबसे पहले मुड़ा और चला गया। जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते से वापस जाना उसके लिए असंभव था। वहाँ दुष्ट जानवर और शैतान के लोग थे, इसलिए जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते से वापस जाना सबसे अच्छा तरीका था। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने भी यही किया। वे अपने शरीर में सच्ची की हुई को उत्तेजित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिससे उनकी गति बढ़ रही थी।
शैतान कछुआ एक उड़ने वाला प्राणी था जो 100,000 पहाड़ों में रहता था। ये बहुत आक्रामक था। एक वयस्क शैतान कछुआ मानव दुनिया में एक गोल्डन कोर स्टेज योद्धा जितना शक्तिशाली था, यह एक गोल्डन कोर स्टेज योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली था। ये शैतान कबूतर आमतौर पर जानवरों या इंसानों की लाशें खाते थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वे लोगों को नहीं मारते थे। इसके विपरीत ये शैतान कबूतर काफी चिड़चिड़े थे और उनके शरीर से मौत की आभा निकलती थी। कई लोग उन्हें नरक के दूत कहते थे। वे न केवल लाशें खाते थे बल्कि वे लाशें भी खाते थे। वे अपनी दृष्टि के क्षेत्र में लोगों और जानवरों पर भी हमला करते थे। हालांकि वे आमतौर पर उन जगहों पर दिखाई देते हैं जहां बड़ी संख्या में लाशें होती हैं। इसलिए आमतौर पर जब तक कोई बड़ी संख्या में लाशों के करीब जाने से बचता है या अगर कोई लाश दिखाई देती है तो उसे तुरंत दफना दें। अगर ऐसा होता तो शैतान कबूतर आकर्षित नहीं होता। हालांकि एल्डरलेन चान और अन्य लोग अभी दृश्य देखने में बहुत व्यस्त थे। इस बिंदु को अनदेखा करने के बाद उन्होंने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके आसपास लाशों से भरा हुआ था और ऐसी जगहें आमतौर पर शैतान कछुआ कबूतर की पसंदीदा होती हैं। उनकी गंध की तीव्र भावना उन्हें जल्दी से यहाँ आने की अनुमति देती है और अब वे वास्तव में दिखाई दिए थे। एल्डरलेन चान भागते हुए खुद को लापरवाह होने के लिए दोषी मानते थे। वह शैतान कबूतर के बारे में कैसे भूल सकता था? 100,000 पहाड़ों में उसे हर चीज के बारे में सावधान रहना था। उसे थोड़ा लापरवाह होना पड़ा। उसे अपनी जान की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। अचानक पीछे से एक करुण चीख आई। ये स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय का एक शिष्य निकला जो पीछे भाग रहा था। उसे नीचे उतरते शैतान कबूतर ने पकड़ लिया। उसके तीखे पंजे उसके मांस का एक टुकड़ा फट गया और पंजे उसके शरीर में घुस गए। हालांकि यह एक बार फिर आसमान में उड़ गया, जिससे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय का शिष्य आसमान में आ गया। उसी समय उसके मुंह में मौजूद सफेद दांत शिष्य के शरीर को काटते रहे। शिष्य का शरीर फट गया और चिथड़े चिथड़े हो गया और जल्द ही उसके शरीर से खून बहने लगा। 1843 लेंग चान की मृत्यु। एक लेंग चान और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के अन्य शिष्य जो भाग रहे थे उन्होंने एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। उन्हें अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई और उनके सिर सुन्न हो गए। हालांकि उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे और भी तेजी से भागे। इसके अलावा उन्होंने अपने पीछे की स्थिति को देखने में कोई समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी वह जगह बहुत दयनीय थी। हालांकि उनकी दौड़ने की गति धीमी नहीं थी। शैतान कबूतर की उड़ान की गति भी बहुत तेज थी। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के पहले शिष्य को मारने के बाद शैतान कबूतर ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने एल्डरलेन चान और अन्य लोगों का पीछा करना जारी रखा। हवा सभी के कपड़ों पर उड़ रही थी। एक और जानी पहचानी चीख सुनाई दी। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के एक और शिष्य को ले जाया गया। उसके बाद तीसरे और चौथे शिष्य को भी ले जाया गया। जल्द ही एल्डरलेन चान के अलावा स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के केवल 5 शिष्य रह गए। डरावनी बात यह थी कि इस समय तक भी शैतान कबूतर ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था और उन्हें अभी भी बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। रुको, हम इस तरह से भागना जारी नहीं रख सकते। अगर यह जारी रहा तो हम सभी यहीं मर जाएंगे। एल्डरलेन चान ने अचानक अपने कदम रोक दिए और गंभीर भाव से कहा। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के अन्य शिष्य भी रुक गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। एल्डरलेन चान को देखते हुए वे इस बात को कैसे नहीं समझ पाए। चाहे वे कितने भी तेज क्यों ना हो, वे शैतान कबूतर से ज्यादा तेज नहीं हो सकते थे। इस वजह से वे केवल कुछ सेकंड के लिए ही बच पाए। चलो एक गोलाकार गठन बनाते हैं और उनसे मौत तक लड़ते हैं। जब तक उन्हें पता चलेगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं, वे हार मान सकते हैं। एल्डरलेन चान ने कहा। आखिरकार शैतान कबूतर को लाशें सबसे ज्यादा पसंद थीं और अब वे उन लाशों से काफी दूर थे। जब तक वे थोड़ी देर तक टिके रह सकते हैं, शैतान कबूतर उन्हें छोड़ देगा और उन लाशों को खा जाएगा। ये लोग सुरक्षित रहेंगे। बेशक एल्डरलेन चान को इस बारे में पूरी तरह से भरोसा नहीं था। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह शैतान कछुआ से लड़ने के लिए रुक सकता था। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने एल्डरलेन चान की बातें सुनी। हालांकि उनके चेहरों पर अभी भी थोड़ी घबराहट थी। वे सभी एक दूसरे से सटकर खड़े थे। उन्होंने आसपास की ओर मुंह करके एक घेरा बना लिया, जबकि एल्डरलेन चान बीच में खड़ा था। वह किसी भी समय मदद के लिए तैयार था। जब सभी रुक गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे 20 से ज्यादा शैतान कबूतर चल रहे थे। इतनी संख्या देखकर उन्हें ठंडी हवा में सांस लेने में दिक्कत हुई। शुरू में एल्डरलेन चान को छोड़कर एक पर एक स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्य वे शैतान कबूतर के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन अब संख्या के मामले में वे भी प्रतिद्वंद्वी से पीछे रहने वाले थे। उनके दिलों में जीतने की संभावना और भी कम थी। हालांकि अगर एल्डरलेन चान ने जो कहा वह सच भी था, तो भी उनके पास प्रतिरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कुछ कोशिशों के बाद वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। एल्डरलेन चान और अन्य लोगों की वजह से शैतान कबूतर ने हमला करना बंद नहीं किया। वे चिल्लाते हुए लड़ाकू विमानों की तरह नीचे झपटे, अपनी तीखी आंखों से एल्डरलेन चान और अन्य लोगों को घूरते रहे। सावधान रहो, घबराओ मत। ये देखकर कि शैतान कबूतर का हमला होने वाला था, एल्डरलेन चान ने जल्दी से उन्हें याद दिलाया। हमला। जिस क्षण शैतान कबूतर पास आया, एल्डरलेन चान अचानक चिल्लाया। फिर उसने शैतान कबूतर पर एक मुक्का मारा। एक रात आभा फैली जिससे हवा के फटने की आवाज आई। मुक्का शैतान कबूतर के सिर पर लगा। इस समय स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय का शिष्य जो एल्डरलेन चान के सामने खड़ा था, होंगलॉन, दोनों घूंसे एक ही समय में शैतान कबूतर के शरीर पर पड़े। शैतान कबूतर ने एक करुण चीख मारी क्योंकि उसका शरीर उड़ गया था। वह जमीन पर गिर गया और लुढ़क गया। एक पल के लिए वह फिर से उड़ने में असमर्थ था। एल्डरलेन चान के चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखी। हालांकि उनकी मुस्कान अभी पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई थी। उन्होंने अपने दाहिने हिस्से से एक और खून जमा देने वाली चीख सुनी। ये स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय का एक शिष्य था। उसे एक और शैतान कबूतर ने पकड़ लिया था जो आसमान से नीचे उड़ रहा था। ये देखकर एल्डरलेन चान ने तुरंत दूसरे पक्ष को पीछे खींचने की कोशिश की। हालांकि उनकी चाल अभी भी एक कदम धीमी थी। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्य को अभी भी उड़ा दिया गया था। उसके बाद दूसरे शैतान कबूतर ने जल्दी से उसे घेर लिया। उन्होंने स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्य को घूरकर देखा और उसे चोंच मार दी।
लगातार दयनीय चीखें सुनाई दे रही थी। आसमान से खून और कपड़ों के टुकड़े गिरते रहे। एल्डरलेन चान उड़कर स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्य को बचाना चाहते थे। हालांकि जैसे ही वो उड़ने ही वाले थे, कुछ और शैतान कबूतर उनकी ओर झपटे। एल्डरलेन चान ने तुरंत सावधानी से जवाब दिया। हालांकि एल्डरलेन चैन ने इन शैतान कबूतरों के उन्हें मारने के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका था। एल्डरलेन चैन की व्यक्तिगत ताकत शैतान कबूतर से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक शैतान कबूतर नहीं था। जहाँ तक स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के दूसरे शिष्यों की बात है, वे ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। उन्हें सिर्फ एक एक करके मारा जा सकता था। एल्डरलेन चैन शैतान कबूतर के हमलों का सामना बिना थके ही कर सकते थे। वे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की और मदद नहीं कर सकते थे। इस वजह से 5 मिनट से भी कम समय में एल्डरलेन चान स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय में एकमात्र बचा हुआ व्यक्ति था। जहाँ तक अन्य शिष्यों की बात है, वे सभी शैतान कबूतर द्वारा मारे गए। हालांकि एल्डरलेन चान अभी मरा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदा हालत भी अच्छी नहीं थी। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसकी बाहें और पेट घावों से भरे हुए थे। उसका खून लगातार बह रहा था। यहाँ तक कि कई जगहों पर शैतान कबूतर ने उसके मांस को काट लिया था। हालांकि भले ही एल्डरलेन चान बहुत दर्द में था, लेकिन वो केवल सहने का विकल्प चुन सकता था। इस समय उसके पास अब कोई सहायक नहीं था। एक बार जब वह थोड़ा आराम करता तो उसका क्या इंतजार होता। ये निश्चित रूप से उन शैतान कबूतरों के क्रूर हमले होंगे। लगता है आज मैं यही मर जाऊंगा, एल्डरलेन चान ने अपने दिल में सोचा। वह पहले से ही इन शैतान कबूतरों से घिरा हुआ था। अगर वह घेरे से बाहर निकलना भी चाहे तो भी वह ऐसा नहीं कर पाएगा। ये सोचते हुए एल्डरलेन चान अचानक जोर से चिल्लाया। उसने शैतान कबूतर में से एक पर जोरदार मुक्का मारा। इस मुक्के में उसकी लगभग सारी ताकत लग गई थी और इसने सीधे शैतान कबूतर का सिर उड़ा दिया। हालांकि इससे पहले कि एल्डरलेन चान खुश हो पाता, उसकी पीठ पर हिंसक खरोंचें लग गईं। उसके बाद उसके सिर पर चोंच मारी गई और खून तुरंत फव्वारे की तरह बह निकला। इसे रोका नहीं जा सका। उसके बाद और भी शैतान कबूतर ताजा खून से उत्तेजित होने लगे। उसी समय उन्होंने एल्डरलेन चान को घेर लिया और उस पर हमला करते रहे। उस मुक्के के बाद एल्डरलेन चान के पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी। इतने सारे हमलों के सामने वह उनमें से कुछ को प्रतीकात्मक रूप से ही रोक सका। उसके बाद उसने शैतान कबूतर को अपने शरीर पर हमला करने दिया। बहुत जल्दी एल्डरलेन चान ने अपनी आखिरी सांस निगल ली। इस समय उसका शरीर एक फटे हुए बोरे की तरह था। हर जगह छेद थे और ऐसा लग रहा था कि उसका खून बहने वाला है। शैतान कबूतर ने उसकी लाश को घेर लिया और उसे कुतरना जारी रखा। उन्होंने उसे सिर्फ उसकी मौत की वजह से जाने नहीं दिया। आखिरकार इन अज्ञानियों को लाशें सबसे ज्यादा पसंद थी। एल्डरलेन चान की लाश को खा जाने के बाद ही शैतान कबूतर वहाँ से चला गया। इस समय पीछे केवल कपड़े के कुछ टुकड़े बचे थे। वहाँ एक किताब भी थी जिसके कुछ कोने क्षतिग्रस्त थे। ये वो किताब थी जिसका इस्तेमाल उसने हेवली प्रोफाउंड सेक्ट में जाने के लिए किया था। उसे ये हेवली प्रोफाउंड सेक्ट में मिली थी और इसमें जो दर्ज था वह था गोलियां बनाने के कुछ सूत्र और तकनीकें। शुरू में एल्डरलेन चान ने घटना के बाद उन पर सावधानीपूर्वक शोध किया था। आखिरकार साधकों के लिए गोली बहुत महत्वपूर्ण थी। दुर्भाग्य से 100,000 पहाड़ों में मरने से पहले उनके पास इसका अध्ययन करने का समय नहीं था। इस पुस्तक में गोली की खेती विधि के अभिलेख थे। जब उसने पहली बार शैतान कबूतर से लड़ाई शुरू की तो वह उसके शरीर से गिर गई थी। हालांकि उस समय स्थिति गंभीर थी और उसके पास इसे उठाने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने इस पुस्तक को जाने दिया। शैतान कबूतर के हमले में इसे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। इस समय पूरा युद्ध क्षेत्र एक बार फिर अपनी शांत स्थिति में लौट आया था। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों को मारने के बाद शैतान कबूतर पहले ही युद्ध के मैदान के केंद्र में उड़ गया था। वहाँ और भी लाशें उनका इंतजार कर रही थी। उसी समय केवल यही किताब थी जो हवा में लहरा रही थी। अचानक एक निश्चित क्षण में इस किताब पर सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट अचानक प्रकट हुआ और फिर वह जहाँ थी वहाँ से गायब हो गई। पलक झपकते ही मौके पर एक और किताब प्रकट हुई। हालांकि ये किताब पहले की प्राचीन गोली बनाने के फॉर्मूले से अलग थी। जो किताब अभी अभी आई थी वह थोड़ी फैंसी लग रही थी। कवर पर चित्र भी थे और वे शब्द। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे इस दुनिया के लोग समझ सके। हालांकि अब कोई भी इस किताब पर ध्यान नहीं दे रहा था। हवा का एक झोंका आया जिससे कई पत्ते उड़ गए। उन पत्तों ने एल्डरलेन की अधूरी लाश को दफना दिया। साथ ही इसने उस किताब को भी दफना दिया जो अभी इस दुनिया में आई थी। इसे छिपाते हुए कि क्या ये भविष्य में खोजी जाएगी, कोई नहीं जानता था। हम फिर से यांग सिटी पहुंच गए हैं। जियांग प्रांत की वजह से यहाँ की हवा बेहतर लगती है। कुछ घंटों की उड़ान के बाद हुआन फैंग और ली बिंगेउन भेड़ के खेत में सफलतापूर्वक पहुंच गए। इस बार विमान में हुआन फैंग को झांगजियू जैसी कोई परिचारिका नहीं दिखी। उसे वास्तव में अपने दिल में थोड़ा अफसोस हुआ। यांग सिटी में उद्योग जियांग प्रांत जितना समृद्ध नहीं है। ली बिंगेउन ने कहा शायद वह अपने गृहनगर लौट आई थी। ली बिंगेउन का मूड भी बहुत अच्छा था और उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। क्या ये रहने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है? हुआन फैंग ने कहा हाँ, यांग सिटी के उपनगरों में कुछ सेनेटोरियम है। शायद इसका यहाँ के अच्छे वातावरण से कुछ लेना देना है। ली बिंगेउन ने कहा मेरे पिताजी वहाँ रहते हैं, तो चलो चलें। मुझे आश्चर्य है कि क्या ससुर मुझे देखकर बाहर निकाल देंगे। हुआन फैंग ने कहा क्या इससे पहले तुम बहुत आश्वस्त नहीं थे? ली बिंगेउन ने हुआन फैंग की ओर आंखें घुमाते हुए कहा चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने के कारण मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलूंगा। इस बिंदु तक बोलते हुए ली बिंगेउन रुक गया और हंसा। अधिक से अधिक मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम मुझे खाने को नहीं दोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हुआन फैंग भी हंसा। हुआन फैंग की बातें सुनकर ली बिंगेउन का चेहरा भी लाल हो गया। उसने चुपके से हुआन फैंग पर थूका और कहा पागल। इतना कहकर वह लाल चेहरे के साथ चली गई। हुआन फैंग भी मुस्कुराया और उसके पीछे चला गया। 1844 सेनेटोरियम। दूसरी बिंगेउन ने अपने परिवार को नहीं बताया कि वह अचानक वापस आ गई है, इसलिए उसके परिवार को अभी भी नहीं पता था कि वह यांग सिटी लौट आई है। वे दोनों टैक्सी लेकर सीधे सेनेटोरियम पहुंचे। यांग सिटी का सेनेटोरियम पूरे देश में मशहूर था, लेकिन आम लोगों के लिए इसमें रहना बहुत मुश्किल था। बेशक ली बिंगेउन के पिता को स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। दरअसल ली बिंगेउन के पिता अपनी सेहत की वजह से लगभग हर साल कुछ समय के लिए सेनेटोरियम में रहते थे। वैसे तुम्हारे पिता को क्या पसंद है? मैंने अभी तक उनके लिए कुछ भी तैयार नहीं किया है। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है।
कार में हुआन फैंग ने ली बिंगयुन से पूछा। हालांकि हुआन फैंग बहुत चिंतित नहीं था। आखिरकार स्टोरेज बॉक्स में सभी तरह की चीजें थी, उसे बस उन्हें बदलने के लिए कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत थी। इसलिए अब उसे केवल ली बिंगयुन के पिता की पसंद जानने की जरूरत थी। मेरे पिता, उन्हें शराब पीना पसंद है, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी स्वास्थ्य की वजह से मेरी माँ ने इस पर सख्ती से नियंत्रण रखा है। ली बिंगयुन ने कुछ देर सोचा और कहा, शराब पीने के अलावा मुझे सेना में रहना पसंद है। सैनिकों को प्रशिक्षण देने के अलावा ऐसा कुछ और नहीं है जो मुझे खास तौर पर पसंद हो। क्या ऐसा है तो फिर मुझे क्या लाना चाहिए? हुआन फैंग थोड़ा चिंतित था। ओह ठीक है, पिछली बार आपने मेरे भाई को जो डिजाइन ब्लूप्रिंट दिया था उसे वो बहुत पसंद आया। जब मैं उससे फोन पर बात कर रही थी तब भी वह फोन पर आपकी तारीफ कर रहा था। ली बिंगयुन ने अचानक चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार ये स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात थी कि उसके पिता ने हुआन फैंग की प्रशंसा की। ब्लूप्रिंट, हुआन फैंग को तुरंत समझ आ गया। ये बुलेट प्रूफ जैकेट ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहा था। वह चीज वाकई अच्छी चीज थी। भले ही वह स्टोरेज बॉक्स में हो, लेकिन उसे बदलने में बहुत पैसे खर्च होंगे। ठीक है, तो मैं उसे एक और खाका दूंगा, हुआन फैंग ने कहा। तुम्हारे पास अभी और भी कुछ है? ली बिंगयुन ने पूछा। अपने पिता के शब्दों से ली बिंगयुन समझ गई कि हुआन फैंग ने जो ब्लूप्रिंट निकाला था वह आसान नहीं था। ये बहुत कीमती होगा। बेशक, क्या तुम वो चीज भूल गए? हुआन फैंग ने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा। उसके सामने और स्टोरेज बॉक्स शब्द नहीं कहा। हालांकि ली बिंगयुन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी आंखें चमक उठी और उसने बार बार सिर हिलाया। दरअसल हुआन फैंग की महिलाओं में हालांकि सभी को स्टोरेज बॉक्स का जादू पहले से ही पता था, लेकिन आमतौर पर जब तक हुआन फैंग मौजूद न हो, अन्यथा स्टोरेज बॉक्स को कोई और नहीं छूता था। वे स्वाभाविक रूप से उस चीज की रहस्यमयता को समझती थी। हालांकि क्योंकि वे शायद ही कभी इसके संपर्क में आती थी, वे कभी कभी इसे अनदेखा कर देती थी। अब जब हुआन फैंग ने इसका जिक्र किया तो ली बिंगयुन को स्वाभाविक रूप से याद आ गया। दरअसल उस रहस्यमय स्टोरेज बॉक्स में सभी तरह की चीजें थी। हुआन फैंग के पास अब पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उसके लिए कुछ पैसे खर्च करके उसे बदलना असंभव नहीं था। गाड़ी तेजी से सैनिटोरियम इलाके में घुस गई। ड्राइवर ने दरवाजे पर गाड़ी रोकी। ऐसा नहीं था कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसके सामने 2 सिपाही थे जो गोलियों से लदे हुए थे। वे उसे रोकने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर भी एक साधारण व्यक्ति था। हालांकि उसने पहले भी सैनिटोरियम के बारे में सुना था, लेकिन वो पहले कभी वहाँ नहीं गया था। अब जब उसने देखा कि वहाँ गोलियों से लदे सैनिक हैं, तो वह तुरंत घबरा गया। मास्टर, डरो मत, मैं इसे संभाल लूंगा, ली बिंगयुन ने कहा। ली बिंगयुन ने खिड़की को नीचे हिलाया और सैनिकों से बातचीत की। ली बिंगयुन के पिता यांग सिटी मिलिट्री के प्रमुख थे। इसके अलावा और अक्सर यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ के सैनिक स्वाभाविक रूप से वे उसे जानते थे और ली बिंगयुन उसकी बेटी थी। वह अक्सर अपने पिता से मिलने जाती थी, इसलिए ये सैनिक ली बिंगयुन को भी जानते थे। इसके अलावा ली बिंगयुन पूरे देश में एक प्रसिद्ध हस्ती थी। इस वजह से दोनों सैनिकों ने तुरंत ली बिंगयुन की पहचान ली। मिस ली, आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन ये कार अंदर नहीं जा सकती। यह एक नियम है। मुझे उम्मीद है कि मिस ली समझ जाएंगी। सैनिक ने ली बिंगयुन से कहा। एक कार जो पंजीकृत नहीं थी, इसके अलावा यह एक टैक्सी थी। ठीक है, मैं समझ गया। ली बिंगयुन ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, तो चलो कार से बाहर निकलें। चूंकि वे पहले से ही दरवाजे पर थे, इसलिए अंदर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। ली बिंगयुन और हुआन फैंग ने अंदर जाने का फैसला किया। जहाँ तक टैक्सी ड्राइवर का सवाल है, तो वह स्वाभाविक रूप से मुड़कर चला गया। हालांकि दोनों सैनिक ली बिंगयुन को जानते थे, लेकिन अगर ली बिंगयुन और हुआन फैंग अंदर जाना चाहते थे तो उन्हें पंजीकरण कराना पड़ता था। यहाँ से ये देखा जा सकता था कि प्रबंधन बहुत सख्त था। बेशक हुआन फैंग की मौजूदा क्षमता के साथ चुपके से घुसना बहुत आसान था। हालांकि वह यहाँ कुछ भी बुरा करने के लिए नहीं था। इसके अलावा ली बिंगयुन उसके साथ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। फ्रोजन क्लाउड गर्ल, तुम चीफी से मिलने आए हो। चीफी ने कल भी तुम्हारा जिक्र किया था। इस समय कैजुअल कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी ने ली बिंगयुन और हुआन फैंग को अंदर आते देखा। जैसे ही उसने अपना शरीर हिलाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हुआन फैंग महसूस कर सकता था कि दूसरे पक्ष की नजर कुछ देर के लिए उस पर रुक गई थी। अंकल वान, क्या आप हाल ही में ठीक रहे हैं? ली बिंगयुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इस बार जब मैं वापस आया तो मैंने अपने पिताजी को नहीं बताया। कोई आश्चर्य नहीं कि चीफ ली ने कल कहा कि उन्हें नहीं पता कि तुम कब वापस आओगे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा शरीर हमेशा से मजबूत रहा है। बोलते हुए उसने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, फ्रोजन क्लाउड गर्ल, ये युवक कौन है? वह मेरा बॉयफ्रेंड है, हुआन फैंग। ली बिंगयुन ने उसका परिचय कराया। ये पहली बार था जब उसने हुआन फैंग को किसी और से अपने बॉयफ्रेंड के रूप में मिलवाया था, और वही बुजुर्ग भी था। उसका चेहरा कुछ लाल था। हुआन फैंग, यह अंकल वांग है। नमस्ते अंकल वान, हुआन फैंग ने सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि हुआन फैंग की वर्तमान ताकत और शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, फिर भी वह किसी बड़े का सामना करते समय वो सम्मान बनाए रखेगा जो उसे रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, अंकल वान मुस्कुराए और बोले, फ्रोजन क्लाउड लड़की बड़ी हो गई है और उसे पहले से ही एक प्रेमी मिल गया है। अगर आंगन में उन जूनियर छात्रों को इस बारे में पता चला तो वे शायद मर जाएंगे। चाचा वांग, आप मुझ पर हंस रहे हैं, ली बिंगयुन ने शर्माते हुए कहा। क्योंकि वो सुंदर थी, वह चौक में एक ही पीढ़ी की कई पुरुषों की आदर्श थी। हाँ, बातें करना बंद करो, जल्दी करो और अंदर जाओ। अगर तुम्हारे पापा को पता चले कि तुम वापस आ गई हो तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। अगर उन्हें पता चले कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो वे निश्चित रूप से और भी खुश होंगे। उन्होंने तुम्हारे मामले में बहुत सोचा है। अंकल वांग ने कहा। अलविदा अंकल वांग, मैं पहले अंदर जाऊंगा, अंकल वांग ने कहा। जाओ। अंकल वांग ने अपना हाथ हिलाया और फिर अपना शरीर हिलाया। ली बिंगयुन ने हुआन फैंग को आगे ले जाना जारी रखा और हुआन फैंग से कहा, यूरिकेल वांग और मेरे पिता कई सालों से साथी हैं। वे हमेशा बहुत करीब रहे हैं। चाचा वांग के बच्चे भी सेना में हैं। वे अक्सर मेरे भाई के साथ इकट्ठा होते हैं। कभी कभी मैं भी भाग लेता हूँ, इसलिए हर कोई एक दूसरे से बहुत परिचित है। चाचा वांग के बच्चे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह भी तुम्हें पसंद करते हो, है ना?
हुआन फैंग ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं नहीं कर सकता? ली बिंगयुन ने लाल चेहरे के साथ कहा, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। तुम सच में भाग्यशाली हो, तुम सच में भाग्यशाली हो। हाँ हाँ, मैंने वास्तव में कई जन्मों तक धन कमाया, तभी मैं तुम्हारा धन प्राप्त कर सका। हुआन फैंग ने कहा, बकवास। ली बिंगयुन ने कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे हुआन फैंग की बातें वाकई अच्छी लगी। रास्ते में उन दोनों की मुलाकात काफी लोगों से हुई। ये सभी लोग मूल रूप से ली बिंगयुन को जानते थे। ली बिंगयुन ने भी एक एक करके उनसे मुलाकात की। कभी कभी वो उनसे हुआन फैंग का परिचय भी कराती। ली बिंगयुन को इस दृश्य का काफी समय से इंतजार था। वह लंबे समय से चाहती थी कि हुआन फैंग उसे अपने दोस्तों और बड़ों से अपने बॉयफ्रेंड के रूप में मिलवाए। आज आखिरकार यह सच हो गया था, इसलिए ली बिंगयुन इस समय बहुत अच्छे मूड में थी। उसके चेहरे पर मुस्कान कभी गायब नहीं हुई थी। हालांकि खुश होने के अलावा ली बिंगयुन को अपने दिल में थोड़ी घबराहट भी महसूस हुई। आखिरकार उसे अभी भी नहीं पता था कि उसके पिता का क्या मतलब था। अगर हुआन फैंग के पास दूसरी महिला नहीं होती तो ली बिंगयुन इस बात की गारंटी दे सकती थी। हुआन फैंग की हालत और चरित्र को देखते हुए उसके पिता उसे जरूर पसंद करेंगे। उसे उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि हुआन फैंग के पास एक से ज्यादा महिलाएं थीं। इससे चीजें जटिल हो गई, जिससे ली बिंगयुन घबरा गई। हालांकि वो घबराई हुई थी, लेकिन ये दिन जल्द या बाद में आएगा और उसे इसका सामना करना होगा। लगता है मेरे पिताजी वहाँ हैं। इस समय ली बिंगयुन ने दूरी पर मंडप की ओर इशारा करते हुए कहा। हुआन फैंग ने अपना सिर घुमाया और वहाँ देखा और पाया कि उसके चारों ओर कई लोग थे। वह नहीं जानता था कि ली बिंगयुन के पिता कौन थे। आखिरकार उसने पहले दूसरे पक्ष को नहीं देखा था। आओ वहाँ चलें। ठीक है, कहा। जब वे करीब पहुँचे तो हुआन फैंग और ली बिंगयुन ने एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनी। उसने बेचैनी से कहा, अरे लाओरी, लाओरी, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। उसने टुकड़ा नीचे रख दिया। अफसोस की बात है, तुमने अपना टुकड़ा पहले ही रख दिया है। तुम फिर से पछता कैसे सकते हो? मैंने पहले इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं इस बारे में गहराई से सोचता हूँ। इस बार मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, तुम पहले भी एक से अधिक बार पछता चुके हो। नहीं, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा। हुआन फैंग और ली बिंगयुन समझ गए कि वे शतरंज खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से एक पछताना चाहता था, जबकि दूसरा सहमत नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि ली बिंगयुन का पिता ही थे जो पछताते थे या फिर सहमत नहीं होते थे। हुआन फैंग और ली बिंगयुन समझ गए कि वे शतरंज खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से एक पछताना चाहता था, जबकि दूसरा सहमत नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि ली बिंगयुन के पिता पछताने वाले थे या सहमत नहीं थे। इस समय जिसने पहले बात की थी वह वही था जो दूसरे पक्ष के अपनी बात से पीछे हटने से सहमत नहीं था। ली बिंगयुन और हुआन फैंग को देखने के बाद उसने कहा, संयोग से फ्रोजनिक्लाउड वापस आ गया है। अपनी बेटी को आने दो और फैसला करो, उसे आना चाहिए या नहीं। जमे हुए बादल, जो अभी अभी शतरंज खेलने पर पछताना चाहता था, उसने दूसरे व्यक्ति की बातें सुनकर ली बिंगयुन और हुआन फैंग की ओर देखा। और जब उसने ली बिंगयुन को देखा, हालांकि जब उसने हुआन फैंग को देखा जो ली बिंगयुन के बगल में खड़ा था, तो उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी लग रही थी। उसकी आंखें भी हुआन फैंग को देख रही थी। जमी हुई बादल लड़की, जल्दी से यहाँ आओ, सामने वाले व्यक्ति ने कहा। चाचा लियू, क्या आप फिर से मेरे पिताजी के साथ शतरंज खेल रहे हैं? ली बिंगयुन पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, 1845 चेतावनी दो। हाँ, तुम्हारे पिताजी को हमेशा पछतावा होता है। इतने साल हो गए हैं और वे नहीं बदले हैं। ली बिंगयुन के पिता के सामने बैठे व्यक्ति ने कहा, अरे बूढ़े लियू, मुझे बदनाम मत करो, मुझे केवल एक कदम पर पछतावा है। यह इतना बड़ा चढ़ाकर कैसे कहा जा सकता है? ली बिंगयुन के पिता ने असंतुष्ट होकर कहा, अपनी बेटी को बुलाओ और बात करने के लिए कहो। ली बिंगयुन मुस्कुराए और लिंग फैंग के साथ चली गई। उसने शतरंज की बिसात को देखा। वास्तव में उसके पिता एक निराशाजनक स्थिति में फंस गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें पश्चाताप करना पड़ा। जाओ जाओ जाओ, मेरी बेटी वापस आ गई है। मैं अब तुम्हारे साथ शतरंज नहीं खेलूंगा। जाओ और वहीं रहो जहाँ तुम्हें ठंड लग रही हो। ली बिंगयुन के पिता ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और बोला, लेकिन आज का खेल तुम्हारी हार के रूप में गिना जाएगा। वह मुस्कुराता हुआ चला गया। हालांकि जब वह लिंग फैंग के पास से गुजरा तो उसने कुछ और बार गर्व से लिंग फैंग को देखा। अंकल ली, यह मेरा बॉयफ्रेंड हुआन फैंग है। ली बिंगयुन ने ये देखा और उसका परिचय कराया। फिर उसने अंकल लियू को हुआन फैंग से मिलवाया। नमस्ते अंकल ली, लिंग फैंग ने कहा। अच्छा अच्छा। फ्रोजनिक्लाउड ने वाकई अपना मुंह खोला। वह अपने बॉयफ्रेंड को भी वापस ले आई। लाओरी, बधाई, चलो एक ड्रिंक लेते हैं और जब समय मिले तो जश्न मनाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, क्या जश्न मनाना है? मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है। हम ली बिंगयुन के पिता ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, फ्रोजनिक्लाउड को जो व्यक्ति पसंद है वह बुरा नहीं होगा। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि फ्रोजनिक्लाउड आपको नहीं छोड़ेगा। वह हिम्मत करती है, ली बिंगयुन के पिता ने कहा, लेकिन उनके स्वर में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी लग रही थी। हाँ, वह व्यक्ति 2 बार हंसा, फिर पलटकर चला गया। इस समय खेल देख रहे अन्य लोग भी तितर बितर हो गए। जाहिर है ली बिंगयुन के परिवार को अभी कुछ काम निपटाने थे, इसलिए बाहरी लोगों का वहाँ मौजूद रहना उचित नहीं था। ली बिंगयुन के पिता ने देखा कि बाकी सभी लोग चले गए हैं और उन्होंने फिर से 2 बार खर्राटे लिए। उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। कॉमरेड लाओरी, इसका क्या मतलब है? आप इस बात से बहुत खुश नहीं लग रहे हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को वापस ले आई हूँ। ली बिंगयुन मुस्कुराए और अपने पिता के पास आकर अपनी बाहें उनके गले में डाल दी। मैं दुखी नहीं हूँ, ली बिंगयुन के पिता ने कहा। मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ। ली बिंगयुन ने कहा, क्या तुमने हमेशा मुझसे शादी के लिए किसी को खोजने का आग्रह नहीं किया? अब मनोरंजन उद्योग में मत घूमो। अब जब मुझे एक साथी मिल गया है तो तुम खुश क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें एक साथी खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ, लेकिन तुम उसे यूं ही नहीं पा सकते। ली बिंगयुन के पिता ने कहा, मैं बेतरतीब ढंग से किसी की तलाश नहीं कर रहा हूँ। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने हुआन फैंग को चुना है। कई परीक्षणों के बाद वह निश्चित रूप से एक योग्य उम्मीदवार था। आपको उससे बहुत संतुष्ट होना चाहिए। ली बिंगयुन ने कहा, जब मैं फोन पर था तो क्या आपने उसकी प्रशंसा नहीं की?
मैंने उसकी प्रशंसा की, लेकिन वो बड़ों द्वारा कनिष्ठ को दी गई सामान्य प्रशंसा थी। मैंने उसे मेरी बेटी को धोखा देने नहीं दिया। ली बिंगयुन के पिता ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, आपकी बेटी होशियार है, उसे धोखा कैसे दिया जा सकता है? ली बिंगयुन ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसके पास पहले से ही एक और महिला है और वह फिर भी तुम्हें भड़काने आया है। अगर वह झूठ नहीं बोल रहा है तो क्या झूठ बोल रहा है? ली बिंगयुन के पिता ने असंतुष्ट होकर कहा, तुम्हें पहले से ही पता है। ली बिंगयुन ने कहा, आने से पहले वह अभी भी सोच रही थी कि अपने पिता को इस मामले के बारे में कैसे बताए। आखिरकार यह मामला अब और नहीं छिपाया जा सकता था। भविष्य में उसके पिता को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। इसके बजाय वो समझाने की पहल कर सकती है। हालांकि ली बिंगयुन को उम्मीद नहीं थी कि उसके बोलने का तरीका सोचने से पहले ही उसके पिता को पता चल जाएगा। इसके अलावा वो पहले बोलेंगे, बेशक मुझे पता है इस बदमाश ने राजधानी में इतना बड़ा बवाल मचा दिया है, ऊपर बैठे कुछ बॉस पहले ही सामने आ चुके हैं, यह मामला कैसे छिप सकता है? ली बिंगयुन के पिता ने कहा। इस समय ली बिंगयुन को अपने पिता की याद आई। उनका पद कम नहीं था और उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि उच्च अधिकारियों के साथ क्या हुआ। उन्हें स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के बारे में पता था कि बॉस ने हुआन फैंग के लिए आवाज उठाई थी। इस वजह से उनके पिता को भी इसके बारे में पता होना चाहिए था। सु युमो, तांग मुक्सु, जिमेंगजिया और अन्य लोग मौजूद थे। ये सौभाग्य की बात थी कि उसने अपना मुंह खोलने का तरीका सोचने में बहुत दिमाग लगाया था और वास्तव में इस बिंदु की उपेक्षा कर दी थी। चाचा ली, हालांकि मेरे पास कुछ महिलाएं हैं, लेकिन मैं उनके प्रति ईमानदार हूँ, हुआन फैंग ने कहा। उसने देखा कि ली बिंगयुन के पिता को पहले से ही उसकी स्थिति के बारे में पता था। इसके अलावा उसने सोचा कि उसने जो कहा वे सभी ईमानदार शब्द थे। हालांकि उसके पास कुछ महिलाएं थी, हालांकि वह सभी के प्रति ईमानदार था। सब ईमानदार हैं, तुम्हारे दिल में उनके लिए कितने प्यार है? ली बिंगयुन के पिता ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी स्थिति का कुछ अंदाजा है। मुझे कहना है, अपने साथियों के बीच तुम निश्चित रूप से बहुत उत्कृष्ट हो। अगर तुम्हारे पास दूसरी औरतें नहीं हैं, तो मेरी बेटी से शादी कर लो। यह एक अच्छा रिश्ता होगा, मैं निश्चित रूप से आपत्ति नहीं करूंगा। लेकिन अब तुम्हारे पास एक से ज्यादा औरतें हैं। तुम एक पिता के तौर पर मुझसे क्या करवाना चाहते हो? या तुम्हें लगता है कि मैं उन बड़े परिवारों की तरह बन जाऊंगा? परिवार के हितों की खातिर मुझे अपनी बेटी की खुशी का त्याग करना होगा। जबकि नहीं अंकल ली, मैंने इस बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सही है पिताजी, हुआन फैंग नहीं चाहता कि आप उस तरह के व्यक्ति बने। इसके अलावा मैं हुआन फैंग को काफी समय से जानता हूँ। मुझे पता था कि उसके पास अन्य महिलाएं भी हैं। हालांकि चूंकि मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने वास्तव में इस बारे में सोचा है। पिताजी, मुझे उम्मीद है कि आप हमसे वादा कर सकते हैं। ली बिंगयुन ने कहा, बेटी, क्या तुमने कभी सोचा है कि भविष्य में कितनी महिलाएं एक पुरुष के लिए लड़ेंगी? तुम अभी भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हो, लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये गारंटी देना मुश्किल है कि वह एक दूसरे का पक्ष नहीं लेगा। अगर ऐसा है तो तुम में से कुछ महिलाओं के बीच निश्चित रूप से तुम्हारे बीच कोई न कोई दुश्मनी होगी और तुम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ साजिशों के बीच ही रहोगी। ली बिंगयुन के पिता ने कहा। ली बिंगयुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं पिताजी, दरअसल हम इस समय के दौरान एक साथ रह रहे हैं। हर कोई एक साथ बहुत खुश था। बड़ी बहन युमो और बहन न्यूजू बहुत अच्छे लोग थे। वे उस तरह के लोग नहीं है जिनका आपने उल्लेख किया है। इसके अलावा हुआन फैंग के बारे में कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं कही जा सकती थी। किसी भी मामले में वह बहुत खास था। वह हमें निराश नहीं करेगा। स्टोरेज बॉक्स के अस्तित्व की वजह से हर कोई लंबे समय तक रह सकता था और इसके अलावा वे अन्य स्थानों पर भी जा सकते थे। इस तरह हुआन फैंग ने सभी के साथ जो समय बिताया वह दूसरों से कम नहीं था। वास्तव में ये और भी अधिक था। इसके अलावा स्टोरेज बॉक्स के अस्तित्व के कारण सभी के पास एक सामान्य रहस्य था और सभी एक दूसरे के करीब थे। हालांकि स्टोरेज बॉक्स का मामला जनता के सामने नहीं आ सका, भले ही यह व्यक्ति उसका पिता ही क्यों न हो। ली बिंगयुन ने कभी भी स्टोरेज बॉक्स के अस्तित्व को उजागर करने के बारे में नहीं सोचा था। ली बिंगयुन के पिता की आंखों में ज्ञान की एक चमक चमक उठी। उन्होंने कहा, जो बात नहीं कही जा सकती वह इस बच्चे का रहस्य है। ली बिंगयुन चौंक गई और आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखने लगी। तुम्हें मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ही अकेला हूँ जो संदिग्ध है? वह एक साधारण व्यक्ति था और उसके पास भरोसा करने के लिए कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। इतने कम समय में वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ सरल स्पष्टीकरणों से कोई और तुम पर संदेह नहीं करेगा? ली बिंगयुन के पिता ने कहा। हालांकि उन्होंने हुआन फैंग को देखा और कहा, तुम अब खतरे में हो। क्या तुम्हें पता है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ जोखिम लेते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे पता है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। बेशक वह अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह कभी लापरवाह नहीं रहा। मैंने पर्याप्त तैयारी कर ली है। मैं किसी और को ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे आसपास के लोगों को चोट पहुंचाना। ली बिंगयुन के पिता ने हुआन फैंग को देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या सामना करना पड़ेगा? मुझे पता है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। ली बिंगयुन के पिता ने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम इस स्तर तक विकसित हो सकते हो। तुम निश्चित रूप से मूर्ख नहीं हो। तुम मूर्ख भी नहीं हो। चूंकि तुम पहले से ही अपनी स्थिति को समझ चुके हो, इसलिए मेरा ये भी मानना है कि तुमने एक आकस्मिक योजना तैयार की होगी, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि जैसे जैसे तुम्हारा करियर बड़ा होता जाएगा, तुम पर ध्यान दिया जाएगा। ये निश्चित रूप से बड़ा और बड़ा होता जाएगा और तुम्हारे सामने आने वाले जोखिम भी बड़े और बड़े होते जाएंगे। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ गया। वह अपनी स्थिति को आम लोगों से छिपा सकता था, हालांकि जिनके पास वास्तव में शक्ति थी। स्टोरेज बॉक्स के अलावा उसने ऐसे किसी और व्यक्ति को उजागर नहीं किया था जिसके पास ऐसे विचार थे। वास्तव में बोलने के लिए बहुत सारे रहस्य नहीं बचे थे। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है, वे निश्चित रूप से उसकी अधिक गहन जांच करना और उसे समझना चाहेंगे। वे उसके रहस्यों को भी जानना चाहेंगे। पहले वो हाओ में से एक था। इसके अलावा वो परिवार को मो सिटी में एक बड़ा परिवार माना जाता था। हालांकि उन असली मगरमच्छों की तुलना में वास्तव में वो परिवार कुछ भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा उन्हें केवल सैनिक ही माना जा सकता था।
पिताजी, क्या हुआन फैंग वास्तव में उतना खतरनाक है जितना आप कहते हैं? ली बिंगयुन चिंतित था। अतीत में हुआन फैंग ने हमेशा उन खतरनाक चीजों की जिम्मेदारी ली थी। उसने शायद ही कभी अपने आसपास की महिलाओं को ये बातें बताई हों। हालांकि उसके आसपास की महिलाएं मूर्ख नहीं थी। इन चीजों के बारे में उनके पास कुछ अनुमान थे, लेकिन हुआन फैंग नहीं चाहता था कि वे चिंता करें। उन्हें हुआन फैंग पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसके सामने इस विषय पर बात नहीं की। यह मेरी कही गई बात से ज्यादा खतरनाक होगा। वह इस स्थिति में था, वह ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि हुआन फेंग के रहस्य को उन पर संदेह था। वास्तव में अगर हुआन फेंग और उसकी बेटी के बीच संबंध नहीं होते तो वह हुआन फेंग पर हमला भी कर सकता था। हालांकि इस बच्चे ने कुछ चीजें सौंपने की पहल की। उसने अच्छा काम किया, ली बिंगयुई के पिता ने कहा। वह जिस बारे में बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग की पिछली तकनीकें थी। अपनी स्थिति के साथ उसके लिए उन चीजों के बारे में जानना बहुत मुश्किल नहीं होगा। यह मेरी कही गई बात से ज्यादा खतरनाक होगा। वह इस स्थिति में था, वह ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि हुआन फेंग के रहस्य को उन पर संदेह था। वास्तव में अगर हुआन फेंग और उसकी बेटी के बीच संबंध नहीं होते तो वह हुआन फेंग पर हमला भी कर सकता था। हालांकि इस बच्चे ने कुछ चीजें सौंपने की पहल की। उसने अच्छा काम किया, ली बिंगयुई के पिता ने कहा। वह जिस बारे में बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग की पिछली तकनीकें थी। अपनी स्थिति के साथ उसके लिए उन चीजों के बारे में जानना बहुत मुश्किल नहीं होगा। बेटी, तुम्हें इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा। उसके साथ कुछ और महिलाओं का होना कोई समस्या नहीं है। तुम किसी भी समय खतरे में पड़ सकती हो। ली बिंगयुई के पिता ने फिर से सलाह दी। मैंने बहुत पहले ही इस बारे में सोच लिया था। मुझे अपने जीवन में केवल हुआन फैंग ही पसंद है, चाहे जो भी जोखिम हो। ली बिंगयुई ने दृढ़ता से कहा। पिताजी, बस हमसे वादा करो, मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, एक बार पक्का वादा करने के बाद ये कभी नहीं बदलेगा। ली बिंगयुई के पिता अपनी बेटी के चरित्र को कैसे नहीं जान सकते थे। यही कारण था कि उन्होंने हुआन फैंग को देखते ही उसे भगाया नहीं। 1846 हुआइमिन यहाँ है। 2 अंकल ली, बस हमसे वादा करो। मैं अपनी स्थिति जानता हूँ। फ्रोज निक्लाउड एक वेस्ट है और वह जानती है कि यहाँ क्या चल रहा है। हम सभी ने इसके बारे में सोचा है, हुआन फैंग ने भी कहा। ली बिंगयुई के पिता के बारे में हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से सुयुमो का उपयोग नहीं कर सकता था। तांग मुक्सु के परिवार की पद्धति उन परिवार के सदस्यों के दिलों में लाभ का विचार बहुत महत्वपूर्ण था। जब तक वह ये स्पष्ट कर देता कि वह उन्हें पर्याप्त लाभ पहुंचा सकता है, वे उसे सुयुमो, तांग मुक्सु और अन्य लोगों को नहीं रोकेंगे। ली बिंगयुई के पिता स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो लाभ को महत्व देते थे। वह अपनी बेटी की सुरक्षा और खुशी के बारे में अधिक चिंतित थे। इसलिए हुआन फैंग केवल अपनी ईमानदारी का उपयोग करके दूसरे पक्ष को आगे बढ़ा सकते थे। दूसरे पक्ष को उसके अस्तित्व और उसके और ली बिंगयुई के बीच के रिश्ते के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। तथ्य यह है कि वह पहले क्षण में सामने नहीं आया। ये दर्शाता है कि अभी भी एक मौका था। बेशक ये ली बिंगयुई की इच्छा होनी चाहिए जिसने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे ही ली बिंगयुई के पिता कुछ कहना चाहते थे, अचानक उनकी भौहें तन गई और उनका चेहरा नीला पड़ गया। उनके माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। पिताजी, आपको क्या हुआ? क्या आपकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है? ली बिंगयुई ने तुरंत कहा। ली बिंगयुई के पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी भौहें गहरी हो गईं। स्पष्ट रूप से वे दर्द का प्रतिरोध कर रहे थे और उनके पास अपनी बेटी के सवाल का जवाब देने की ऊर्जा नहीं थी। बिंगयुई, एक तरफ हट जाओ, मैं चाचा को देखने देता हूँ। हुआन फैंग भी आया और ली बिंगयुई से कहा, ठीक है, जल्दी से देख लो। ली बिंगयुई जल्दी से एक तरफ हट गया। ग्रेटर दैन हुआन फैंग ने ली बिंगयुई के पिता की कलाई पर अपना हाथ रखा। दूसरे पक्ष ने उसकी ओर देखा और उसके अच्छे इरादों को अस्वीकार नहीं किया। हालांकि हुआन फैंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हुआन फैंग, मेरे पिता को क्या हुआ? ली बिंगयुई ने पूछा। हुआन फैंग ने ली बिंगयुई को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसके पिता की ओर देखा और पूछा, चाचा ली, क्या आपके पैर में पहले भी चोट लगी थी? ली बिंगयुई के पिता ने सिर हिलाया। ली बिंगयुई ने जल्दी से कहा, हाँ, जब मैं शुरुआती सालों में युद्ध के मैदान में गया था तो मुझे गोली मार दी गई थी। बाद में गोली भी निकाल दी गई। हालांकि ये बीमारी की जड़ को पीछे छोड़ गई। इससे बुझने के बाद दर्द होगा। ये सही है, हुआन फैंग ने कहा। उस गोली ने चाचा के पैर की नसें तोड़ दी। जब वो छोटे थे तो यह कोई बुरी बात नहीं थी। पिछले कुछ सालों में उनके पैर में ज्यादा से ज्यादा नसें नेक्रोसिस से पीड़ित थी। वह जितनी बार बीमार हुए हैं उतनी ही बार बीमार भी हुए हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द ही चाचा व्हीलचेयर पर होंगे। बेशक व्हीलचेयर पर बैठने के अलावा हर बार जब वह बीमार होंगे। हालांकि उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, फिर भी यह और भी ज्यादा दर्दनाक होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ली बिंगयुई ने पूछा। बेटी, चिंता मत करो, देखो मैं अब ठीक हूँ। इतने साल हो गए हैं और इतने लंबे समय से ऐसा ही चल रहा है। ली बिंगयुई के पिता के चेहरे पर इस पर थोड़ी राहत दिखी। शायद दर्द थोड़ा कम हो गया था और उन्होंने एक मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, पिताजी, बात मत करो, हुआन फैंग क्या कह रहा है उसे सुनो। ली बिंगयुई ने कहा। वह स्पष्ट रूप से अपने पिता की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थी। इस बार उसने हुआन फैंग को बुलाया। ये भी उसके उद्देश्यों में से एक था। चाचा, दरअसल मैंने पहले भी ऐसी बीमारियों का इलाज किया है। यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसने ली बिंगयुई की ओर देखा और कहा, आपको वास्तव में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआन फैंग के शब्द झूठे नहीं थे। उसने पहले भी तियानलिन की बीमारी का इलाज किया था। तियानलिन को भी एक अजीब बीमारी थी और वह व्हीलचेयर पर थी। यह उसके पैरों में तंत्रिका परिगलन था, भले ही वह ली बिंगयुई के पिता के सामने थी। यह उसी कारण से नहीं हुआ था, लेकिन बीमारी लगभग एक जैसी थी। पहले वह तियानलिन के पैरों का इलाज कर सकता था, लेकिन अब वह ली बिंगयुई के पिता की बीमारी का इलाज करना चाहता था। ये बहुत मुश्किल नहीं था। आखिरकार उसकी वर्तमान आंतरिक ऊर्जा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। जब इसका इलाज किया जाएगा तो यह आसान होगा और प्रभाव बेहतर होगा। क्या तुम सच में इसका इलाज कर सकते हो? ली बिंगयुई के पिता ने कहा।
अगर वह व्हीलचेयर पर नहीं बैठ सकता था तो बेशक वह नहीं बैठना चाहेगा। वह एक सैन्य आदमी था, इसलिए वह निश्चित रूप से व्हीलचेयर पर नहीं बैठना चाहेगा। इस तरह की असुविधा उसके लिए अस्वीकार्य थी। इसके अलावा हुआन फैंग ने जो कहा वह सही था। हाल ही में उसे लगा कि ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ रहा है। कभी कभी उस तरह का दर्द अचानक आता है और सीधे उसे बेहोश कर देता है, अन्यथा वह यहाँ इलाज के लिए नहीं आता। बेशक इस स्थिति में उसने अपनी बेटी को नहीं बताया। दुर्भाग्य से हालांकि इस अस्पताल में चिकित्सा उपकरण अच्छे थे, लेकिन वे केवल उसके दर्द को कम कर सकते थे। उसका इलाज करना मूल रूप से असंभव था। ठीक है, हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, 3 दिन। मुझे आपके पैर को ठीक करने के लिए केवल 3 दिन चाहिए। हुआन फैंग, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी यह काम कर लेना चाहिए। ली बिंगलियन ने उससे आग्रह किया। बेशक उसे उम्मीद थी कि उसके पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरह उसे एक दिन और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। यहाँ नहीं। हुआन फैंग ने मंडप की ओर देखा और कहा, कम से कम चाचा को तो लेटने दो। पिताजी, चलो अंदर चलते हैं, ली बिंगलियन ने कहा। ली बिंगलियन के पिता ने सिर हिलाया। जैसे ही वह उठने वाला था, उसने अचानक हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, हुआन फैंग, मैंने अभी तक तुम्हारे और फ्रोज निकलाउट के बीच के मामले पर सहमति नहीं जताई है। इस मामले को विनिमय शर्त के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अन्यथा मैं इलाज नहीं करवाना चाहता। पिताजी, ली बिंगलियन ने असहाय होकर पुकारा। हुआन फैंग मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है, यह कोई आदान प्रदान नहीं है। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गए। ली बिंगलियन के पिता ने संतोष से सिर हिलाया। ग्रेटर दैन। हालांकि हुआन फैंग और ली बिंगलियन उसके हाव भाव से बता सकते थे हुआन फैंग के प्रति उसका रवैया पहले से कहीं बेहतर था। स्वाभाविक रूप से वे दोनों इस मामले में उलझे नहीं। चाहे वह ली बिंगलियन हो या हुआन फैंग, उन्होंने इस मामले को लेन देन के रूप में नहीं लिया। ली बिंगलियन के पिता का रवैया चाहे जो भी हो, इस बीमारी का पहले इलाज होना चाहिए। बहुत जल्दी उनमें से कुछ ली बिंगयुरी के पिता के कमरे में पहुंच गए। ली बिंगयुरी की मदद से ली बिंगलियन के पिता बिस्तर पर लेट गए। उसके बाद हुआन फैंग ने अपने घायल पैर पर पैंट को रोल किया। फिर उसने अपना हाथ उस पर रखा और अपने शरीर में विशेष ऊर्जा का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसने इसे ली बिंगयुरी के पिता के शरीर में इंजेक्ट किया। ली बिंगलियन के पिता भी धीरे धीरे शर्मा गए। उन्हें अपने पैरों में गर्म धारा महसूस हुई। ये बहुत आरामदायक था। पूरी उपचार प्रक्रिया लगभग आधे घंटे तक चली। हुआन फैंग पहले से भी अधिक मजबूत था, इसलिए भले ही उसने ली बिंगलियन के पिता का लगातार आधे घंटे तक इलाज किया था, फिर भी उसका हाव भाव बहुत सामान्य था। उसे पहले की तरह धीमा होने की जरूरत नहीं थी, जैसे उसने पहले तियानलिन का इलाज करते समय किया था। पिताजी, आपको कैसा लग रहा है? ली बिंगलियन ने हुआन फैंग को रुकते हुए देखा और आगे बढ़कर पूछने लगी। जब हुआन फैंग उसका इलाज कर रहा था तो ली बिंगलियन ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह हुआन फैंग को परेशान करने से बहुत डरती थी। मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। ली बिंगलियन के पिता की अभिव्यक्ति वास्तव में पहले से बहुत बेहतर थी। उन्होंने हुआन फैंग को देखा और कहा, लगता है कि तुम्हारे पास वास्तव में बहुत सारे रहस्य हैं। दरअसल उसने अपनी पिछली बीमारी के इलाज का तरीका सोचा था। इसमें यह अस्पताल भी शामिल था और कुछ लोग भी जो आंतरिक ऊर्जा को जानते थे। आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसकी मदद की, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं हुआ। दर्द अभी भी दर्दनाक था। ये बीमारी अब तक टल चुकी थी। हालांकि अब जबकि हुआन फैंग ने उसका सिर्फ एक बार इलाज किया था, वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसका शरीर बहुत ज्यादा आरामदायक हो गया था। यह एक स्पष्ट एहसास था। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और इसी वजह से ली बिंगलियन के पिता ने ऐसा कहा। जाहिर है हुआन फैंग के पास कुछ रहस्य थे, अन्यथा वह अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। हुआन फैंग केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ली बिंगलियन के पिता का भी पूछने का इरादा नहीं था। इस समय कमरे का दरवाजा खोला गया। ली हुआमिन की आकृति वहाँ दिखाई दी। जब उसने कमरे में ली बिंगलियन और हुआन फैंग को देखा तो वह थोड़ा हैरान रह गया। जाहिर है उसे नहीं पता था कि ली बिंगलियन और हुआन फैंग आएंगे। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? तुम कब आए? ली हुआमिन ने अंदर आते हुए कहा। हालांकि वह हुआन फैंग से केवल एक बार ही मिला था, फिर भी वे एक दूसरे से काफी परिचित थे। हम अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। भाई, आप किसी मिशन पर तो नहीं गए थे? ली बिंगलियन ने पूछा। आमतौर पर जब ली बिंगलियन वापस आती थी तो वह ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता को बताती थी। वह शायद ही कभी अपने भाई को फोन करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके बीच संबंध खराब थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि लियो हुंग्यू काम करता था। कई बार अगर ली बिंगलियन उससे संपर्क करना भी चाहती थी तो ऐसा लियो हुंग्यू के काम की वजह से होता था। वह अपने भाई से संपर्क भी नहीं कर पाती थी। मैं तो बस इन दिनों घर पर ही आराम कर रहा था। ली हुआमिन ने कहा, तुमने वापस आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने जा सकता हूँ। मैं मेहमान नहीं हूँ, तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहा, आप नहीं हैं, लेकिन हुआन फैंग हैं। ली हुआमिन ने हुआन फैंग को देखा और कहा, बड़े भाई ली, आपको मेरे प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हुआन फैंग ने कहा। ली हुआमिन ने हुआन फैंग को देखा, फिर अपनी बहन को देखा। उसकी आंखों में कुछ अनुमान थे। उसने कहा, क्या तुम मेरे पिताजी से बात करने आए हो? बड़े भाई ली, आपको मेरे प्रति इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। हुआन फैंग ने कहा। ली हुआमिन ने हुआन फैंग को देखा, फिर अपनी बहन को देखा। उसकी आंखों में कुछ अनुमान थे। उसने कहा, क्या तुम मेरे पिताजी से बात करने आए हो? जाहिर है ली हुआमिन को अपनी बहन और हुआन फैंग के बीच के मामले के बारे में पता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। हुआन फैंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। ली बिंगलियन ने कहा, भाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? मैं पिताजी को हुआन फैंग के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता रहा हूँ। मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है। ली बिंगलियन के पिता, जो बिस्तर पर लेटे हुए थे, ने कहा। अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक पिताजी के साथ समझौता नहीं कर पाए हो। ली हुआमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, हुआन फैंग, मैं तुम्हें एक सुझाव दूंगा। तुम मेरे पिता को एक ड्रिंक पिला सकते हो। अगर तुम उन्हें खुश कर देते हो तो मैं तुमसे कुछ भी वादा करूंगा। अरे बदमाश, क्या मैं अपनी मर्जी से फ्रोजन क्लाउड से शादी के लिए राजी हो सकता हूँ? ली बिंगलियन के पिता ने कहा। शादी के बारे में क्या? पिछली बार तुम और तुम्हारे साथी ने बहुत ज्यादा शराब पी थी।
क्या तुमने मेरे लिए भी शादी की व्यवस्था नहीं की थी? तुमने मेरी अनुमति भी नहीं ली। ली हुआमिन ने कहा। ऐसा लग रहा था कि यह अनुभव की बात थी। ली बिंगयुन के पिता को अचानक थोड़ा अजीब लगा। ली बिंगयुन को लगा जैसे उसे कोई बड़ी बात पता चल गई हो। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई क्या तुम शादी करने जा रहे हो? अभी तो जल्दी है, लेकिन पापा ने वाकई शादी तय कर दी है। हाँ, कहा। 1847 नशे में धुत होने के बाद समझौता ली बिंगयुन तुरंत उत्सुक हो गई और उसने अपने भाई से पूछा कि क्या हो रहा है। आपको ये जानना चाहिए कि ली बिंगयुन का भाई ली हुआमिन पहले से ही 30 साल का था। हालांकि अपने व्यवसाय के कारण उसने कभी शादी नहीं की थी। वह भी जल्दी में नहीं लग रहा था, बस इतना था कि उसे जल्दी नहीं थी। ली बिंगयुन चिंतित था, उसके माता पिता भी चिंतित थे। ली बिंगयुन ने पहले अपने भाई के लिए एक साथी पेश करने के बारे में सोचा था। वैसे भी उनके परिवार में विवाह साथी के लिए कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ली बिंगयुन आखिरकार मनोरंजन उद्योग में थी और वह उद्योग में लोगों से घिरी हुई थी। ली बिंगयुन भी जानती थी कि उन लोगों का स्वभाव कैसा था। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें अपने भाई से नहीं मिलवा सकती थी। ली बिंगयुन के माता पिता भी अपने बेटे की शादी को लेकर इसी तरह चिंतित थे। ली बिंगयुन के पिता एक सैनिक के रूप में वे स्वाभाविक रूप से ली हुआमिन की वर्तमान स्थिति का विरोध नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें ये भी उम्मीद थी कि उनका बेटा जल्द ही एक परिवार बन जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अक्सर ली हुआमिन को एक पत्नी खोजने में मदद की। हालांकि ली बिंगयुन इसे अस्वीकार करती रही। कुछ समय पहले ली बिंगयुन के पिता ने एक पुराने साथी के साथ शराब पी थी जो दूसरी जगहों से आया था। जब उसके बेटे की शादी की बात आई तो वह अपने दिल में दुखी महसूस कर रही थी। स्वाभाविक रूप से उसने केवल कुछ और शब्द कहे जो पुराने साथी के साथ गूंजते हुए लग रहे थे। पता चला कि उसके पुराने साथी की भी एक बेटी थी, ली हुआमिन की तरह। उसे शादी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह पहले से ही 28 साल का था। वह अभी भी अकेली थी, अच्छे रिश्ते में थी और उसने कभी किसी साथी के बारे में बात भी नहीं की थी। उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया था और स्नातक होने के बाद उसने खुद को काम के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मजबूत महिला बनना चाहता था। उनकी बेटी के प्रदर्शन ने स्वाभाविक रूप से ली बिंगयुन के पिता के पुराने साथी को चिंतित कर दिया। आखिरकार उनकी पीढ़ी पहले से ही बूढ़ी थी। उनकी सोच युवा लोगों से अलग थी। वे अधिक रूढ़िवादी थे और उन्हें लगता था कि उन्हें एक परिवार शुरू करना चाहिए। उन्हें अपने करियर के बारे में बात करने से पहले एक परिवार शुरू करना था। इस प्रकार दो पुराने साथियों ने एक दूसरे से शिकायत की और जितना अधिक वे पीते थे उतना ही अधिक पीते थे। बाद में ये ली बिंगयुन के पिता थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अविवाहित था और उनके पुराने साथी की बेटी भी चिंतित थी। अन्यथा दोनों परिवार ससुराल बन जाएंगे और वे दोनों पुराने साथी होंगे। ये और भी बुरा होगा। वह बूढ़ा साथी थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने ली बिंगयुन के पिता को अपने साथ जबरन ले लिया था। हालांकि वे दोनों पहले साथी थे, लेकिन चोटों के कारण वह सेना से जल्दी सेवानिवृत्त हो गए थे। अब वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। ली बिंगयुन के पिता बॉस थे। हालांकि वे दोनों एक दूसरे के साथी थे, फिर भी उस व्यक्ति के दिल में थोड़ी झिझक थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी ली बिंगयुन के लिए अच्छी नहीं है। ली बिंगयुन के पिता को पता चला कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरे पक्ष को फटकार भी लगाई। क्या उनके बीच के रिश्ते को हैसियत से मापा जा सकता है? इसके अलावा ली बिंगयुन के पिता वास्तव में शुरू में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके अपने बच्चों की शादी होगी। जहाँ तक उनकी साथी की बात है, उन्हें दूसरे पक्ष की पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं थी। ली बिंगयुन के पिता ने बार बार इस पर जोर दिया और पुराने साथी को प्रलोभन दिया गया। उसने ली हुआमिन को पहले भी देखा था और उसके बारे में अच्छी धारणा थी। ली हुआमिन की पृष्ठभूमि के अलावा उसकी बेटी की उससे शादी हुई थी। ये निश्चित रूप से एक बुरी बात नहीं थी। शराब के प्रभाव के अलावा इन दो बुजुर्गों ने इन दो युवाओं की उपस्थिति के बिना इस शादी का फैसला किया। जब ली बिंगयुन अगले दिन उठी तो उसके पिता इस मामले को भूले नहीं थे। हालांकि उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस मामले को नकारने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने पुराने साथी से मिलने का समय भी तय किया और दो युवकों की मुलाकात तय की। यही हुआ। पिताजी ने मुझे पत्नी खोजने से पहले यह बात बताई भी नहीं, ली हुआमिन ने कहा। आहन अहम। ली बिंगयुन के पिता शर्मिंदगी में 2 बार खान से। उन्हें भी लगा कि यह मामला, हालांकि उनका अपनी बात से पीछे हटने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, यह मामला पूरी तरह से पुष्ट नहीं हुआ है। शायद महिला अभी भी आपको पसंद नहीं करती है। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करती तो ये सबसे अच्छा है। ली हुआमिन ने कहा, मेरे मन में अब परिवार बनाने के विचार नहीं है। भाई, तुम भी ऐसा नहीं कह सकते। अगर तुम अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हो तो। उसके माता पिता ने आपत्ति नहीं की, लेकिन वे इस शादी में देरी नहीं कर सकते थे। इन दोनों में कोई विवाद नहीं है। ली बिंगयुन ने अपने भाई के लिए सोचना शुरू किया। इसके अलावा उससे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि तुम उसे एक नजर में पहचान लो। ये सही है, उससे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बस ऐसा हुआ कि कल लड़की एक बिजनेस ट्रिप पर यहाँ आएगी। तुम उससे मिल सकते हो। अगर तुम दोनों के मन में ऐसे विचार नहीं है तो हम बूढ़े लोग तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, ली बिंगयुन के पिता ने कहा। उन्होंने अपने पुराने साथियों के साथ एक समझौता किया था। हालांकि अगर दोनों बेटियां तैयार नहीं होती तो वे दोनों मजबूर नहीं करेंगे। आखिरकार वे दोनों नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अपने जीवन के बाकी समय दुखी जीवन जिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ली हुआमिन ने कोई आपत्ति नहीं की। दरअसल पिछले कुछ सालों में अपनी माँ के उत्साही प्रबंधन में उसने कई लड़कियां देखी थी, लेकिन उसे कभी कोई ऐसी नहीं मिली थी जो उसका दिल जीत सके। उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह इस बार उनसे मिल पाएगा। पिताजी, आप अपने भाई के मामले में बहुत स्पष्ट हैं। ऐसा क्यों है कि जब आप मेरे पास आते हैं तो आप इतने दबंग हो जाते हैं? ली बिंगयुन ने असंतुष्ट होकर अपने पिता से कहा। यह एक जैसा कैसे हो सकता है? ली बिंगयुन के पिता ने फिर से कठोर चेहरा बनाया और कहा, अगर हुआन फैंग के पास केवल तुम हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुरंत तुम्हारे अनुरोध पर सहमत हो जाऊंगा। समस्या यह है कि क्या वह ऐसा कर सकता है? मैं यह नहीं कर सकता। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, देखा, ली बिंगयुन के पिता ने कहा। पिताजी, आपने हुआन फैंग के लिए चीजें क्यों मुश्किल बना दी? मुझे पहले से ही उसके मामले के बारे में पता है। मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अंडस्को के पिता ने कहा।
ली बिंगयुन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी बेटी हो, बेशक मुझे तुम्हारे बारे में सोचना होगा। ली बिंगयुन के पिता ने बिना सोचे समझे कहा, तो फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जिसे मैं पसंद करती हूं, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे मैं पसंद नहीं करती हूं? ली बिंगयुन ने कहा, बेशक। ली बिंगयुन के पिता समझ गए कि उनकी बेटी का क्या मतलब था। पिताजी, मैं अपने जीवन में कभी किसी और से प्यार नहीं करूंगा। आप नहीं चाहते कि मैं एकाकी जीवन जीऊं, है ना? ली बिंगयुन ने कहा। ली बिंगयुन के पिता हिचकिचाए। वह अपनी बेटी के चरित्र को जानता था। निश्चित रूप से ऐसे शब्द आकस्मिक रूप से नहीं कहे गए थे। उसके पास वास्तव में ऐसे विचार और दृढ़ संकल्प थे। ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते। हुआन फेंग आज यहाँ है, चलो आज रात साथ में खाना खाते हैं, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। ली हुआमिन ने देखा कि माहौल गतिरोध पर पहुंच गया है और कहा, ठीक है, हुआन फेंग ने कहा। ली बिंगयुन थोड़ा नाराज थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। रात में ली बिंगयुन, हुआन फेंग और ली हुआमिन ने साथ में खाना खाया। खाने की मेज पर ली हुआमिन ने लिंग फेंग के लिए शराब का एक गिलास भरा और कहा, दरअसल जब मुझे तुम्हारे और मेरी बहन के बीच के रिश्ते के बारे में पता चला तो मैं जान प्राण जाकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए बेताब हो गया। अगर मेरी बहन ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं अपना दृढ़ संकल्प दिखा चुका होता, मैं तुम्हें बहुत पहले ही हरा चुका होता। हुआन फेंग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो ली हुआमिन की भावनाओं को समझ सकता था। उसकी एक बहन भी थी, अगर उसकी बहन किसी प्लेबॉय से प्यार करती तो वह ली हुआमिन से भी बुरा करता। हालांकि तुम थोड़ी रहस्यमयी हो और मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे पास एक रहस्य है, इसलिए मुझे भी ऐसा ही लगता है। ली हुआमिन ने आगे कहा, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या तुम वाकई मेरी बहन को खुशी दे सकती हो? हुआन फेंग ने ली बिंगयुन को देखा और कहा, हाँ। ली हुआमिन ने हुआन फेंग को देखा और थोड़ी देर बाद कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन अगर भविष्य में मेरी बहन दुखी होती है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। ली हुआमिन का मतलब बहुत स्पष्ट था, वह हुआन फेंग और ली बिंगयुन के बीच के रिश्ते से सहमत थे। दरअसल इन बड़े परिवारों की नजर में एक आदमी के पास कई औरतें होती थी। यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। हालांकि ली परिवार राजधानी जैसा अमीर परिवार नहीं था, फिर भी उन्होंने इन चीजों के बारे में बहुत कुछ देखा था। ली हुआमिन को पता था कि मंडली में कई लोगों के पास एक से ज्यादा औरतें हैं। हालांकि वे उन सभी को हुआन फेंग की तरह घर नहीं लाए। तुलनात्मक रूप से हालांकि हुआन फेंग एक कमीना था, फिर भी इस मामले के बारे में वह काफी स्पष्ट था। ली हुआमिन और उसके पिता, एक पल के लिए वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। ये केवल इसलिए था क्योंकि ली बिंगयुन उनका रिश्तेदार था। अगर ली बिंगयुन इस मामले में शामिल नहीं होता तो ली हुआमिन और उसके पिता के चेहरे पर अजीब भाव भी नहीं होता। आखिरकार हालांकि हुआन फेंग एक अमीर परिवार नहीं था, उसकी वर्तमान उपलब्धियों के साथ कुछ और महिलाओं का होना बहुत सामान्य था। भले ही वह उन महिलाओं को भड़काने की पहल न करे, फिर भी वे उसे भड़काने की पहल करेगी। उत्कृष्ट लोग हमेशा विपरीत लिंग से अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे। हालांकि यह मामला ली बिंगयुन से जुड़ा था, इसलिए यही कारण था कि उन दोनों ने इस तरह से व्यवहार किया। ली हुआमिन को इस मामले के बारे में पता चलने के बाद उसने ली बिंगयुन के साथ एक से अधिक बार बातचीत की थी और जानता था कि उसकी बहन क्या सोच रही थी। इसलिए अब उसके लिए लिंग फेंग को स्वीकार करना आसान था। मुख्य बात यह है कि पिताजी इससे सहमत नहीं है। क्या? पूछा। मुख्य बात यह है कि पिताजी इससे सहमत नहीं है। क्या? पूछा। तुम अभी भी नहीं जानते पिताजी, वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम्हारी परवाह करता है। जब तक तुम उसे थामे रहोगे वह बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा। ली बिंगयुन जानती थी कि उसके पिता क्या सोच रहे थे। ली हुआमिन को पता था कि उसके पिता ने पहली बार हुआन फेंग और ली बिंगयुन के बीच घोटाले के बारे में सुनना शुरू किया था। उसके बाद उसने हुआन फेंग को धीरे धीरे बड़ा होते देखा। आमतौर पर जब वह हुआन फेंग के बारे में बात करता था तो उसका लहजा प्रशंसा से भरा होता था। ये देखा जा सकता था कि उसे हुआन फेंग के बारे में अच्छी धारणा थी। ली हुआमिन को तो यहाँ तक लगा कि अगर हुआन फेंग के पास कोई दूसरी महिला नहीं होती और वह अपनी बहन को नहीं जानता तो उसके पिता उसकी बहन को हुआन फेंग से मिलवा सकते थे। इससे पता चलता है कि हुआन फेंग के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी। अगर उसे दोषी ठहराया जाता तो वह हुआन फेंग को एक से ज्यादा औरतें रखने के लिए दोषी ठहराता। हालांकि अमीर परिवारों में इस तरह की बात कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पिता ने बस एक पल के लिए इसे स्वीकार नहीं किया और थोड़ी देर और इंतजार किया। स्वाभाविक रूप से वह इस तथ्य को स्वीकार कर सकता था। 1848 खरीद प्राथमिकता दो, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे राहत मिलेगी। ली बिंगयुन ने राहत की सांस ली। ली हुआमिन मुस्कुराए और हुआन फेंग की ओर देखा। हुआन फेंग, मुझे बताओ, हम जल्द ही ससुराल जाने वाले हैं। इसके अलावा मैंने तुम्हारे मामले में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्या तुम्हें मुझे कुछ लाभ नहीं देना चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? हुआन फेंग ने कहा। उसने अनुमान लगाया कि ली हुआमिन ने पिछली बार पहनी बुलेट प्रूफ जैकेट से इसे प्राप्त किया था। उसने मिठास का स्वाद चखा था, इसलिए वह उसे कुछ ऑर्डर करना चाहता था। भले ही उसके और फ्रूट निकलाउट के बीच कुछ भी न हो, फिर भी वह उसे ढूंढ लेगा। भाई, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? ली बिंगयुन ने दुखी होकर कहा। हम एक परिवार हैं, एक परिवार। बेशक आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। ली हुआमिन ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हुआन फेंग उन चीजों को स्वीकार नहीं करेगा जो मेरे बहनोई चाहते हैं। हुआन फेंग ने सिर हिलाया। ली हुआमिन और भी खुश था। वास्तव में मुझे कुछ खास नहीं चाहिए। क्या आपकी दवा फैक्ट्री ने ऐसी दवा नहीं बनाई जो रक्तस्राव को तुरंत रोक सकती है? मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मेरी टीम को प्राथमिकता दे सकते हैं। बेशक, पैसे भी दिए जाएंगे, बस इतना ही। हुआन फेंग ने कुछ आश्चर्य से कहा। उसे लगा कि ली हुआमिन इस अवसर का लाभ उठाकर उससे पैसे ऐंठ लेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली हुआमिन केवल इतना ही अनुरोध करेगा। बस इतना ही। ली हुआमिन ने कहा, जब तक आप सहमत हैं, मैं अपने पिता को जल्द से जल्द आपके अनुरोध पर सहमत होने के लिए राजी करने में आपकी मदद करूंगा। सौदा, हुआन फेंग ने जल्दबाजी में कहा। उसके लिए ये सौदा पूरी तरह से इसके लायक था। वह पैसे कमा सकता था और अपने और ली बिंगयुन के बीच की समस्या को सुलझा सकता था। आखिरकार ली हुआमिन की मदद से उसके और ली बिंगयुन के बीच का मामला बहुत आसान हो जाएगा। भाई, तुम इतने अच्छी कब हो गए? ली बिंगयुन ने भी आश्चर्य से पूछा। उसे भी लगा कि उसका भाई कुछ अच्छा चाहता है। अंत में दवा खरीदना ही प्राथमिकता थी। ली बिंगयुन को समझ नहीं आया। हुआन फेंग की दवा फैक्ट्री के मामलों के बारे में ली बिंगयुन सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थी।
लेकिन सू यूमो और जी मिंग जियाओ कभी कभी विला में भी आते थे। वे इन मामलों के बारे में बात करते थे, इसलिए वह हेमोस्टेटिक दवा के बारे में भी जानती थी। ये दवा वाकई बहुत जादुई थी। इसके अलावा वे पहले ही क्लिनिकल ट्रायल पास कर चुके थे। पेटेंट आवेदन पहले ही पूरा हो चुका था और बड़ी मात्रा में उत्पादन भी शुरू हो चुका था। कुछ दिन पहले ली बिंगलियन ने सू यूमो से सुना था कि वे सेना को इस दवा की सिफारिश करने की तैयारी कर रहे थे। इस हेमोस्टेटिक दवा के 2 संस्करण थे, एक सेना के लिए था, दूसरा आम जनता और सेना के लिए था। इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बेहतर था, बेशक लागत भी अधिक थी। सू यूमो और अन्य लोगों का लक्ष्य इसे सेना को बेचना था। बेशक अगर वे इसे नहीं बेच सकते थे तो वे इस संस्करण का उत्पादन नहीं करते, लेकिन सभी को लगा कि उन्हें इसे बेचने से मना नहीं करना चाहिए। उनके नेटवर्क की तो बात ही छोड़िए, इस दवा का असर भी लाजवाब था। सैनिकों के लिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक दिव्य औषधि थी। हालांकि ली बिंगलियन को उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई आज इस मामले का गंभीरता से जिक्र करेगा। इसके अलावा उसने उसकी शादी का इस्तेमाल एक लेन देन को अंजाम देने के लिए किया। ये देखा जा सकता था कि उसके भाई को इस मामले की कितनी परवाह थी। आप लोगों को मौजूदा स्थिति के बारे में पता नहीं है, ली हुआमिन ने कहा। आपकी दवा फैक्ट्री द्वारा उत्पादित दवा को बॉस सहित कई सैनिकों द्वारा पहले ही जाना जा चुका है। इसके अलावा उस प्रभाव को सभी ने पहचाना है, सभी ने इसे खरीदने का फैसला किया है। लेकिन आपकी फैक्ट्री केवल इतनी ही बड़ी है, हर दिन केवल इतनी ही दवाएं बनाई जा सकती हैं। पूरी सेना के लिए निश्चित रूप से अगर कोई मौका है तो मैं पिछले दरवाजे का उपयोग करूंगा। मुझे अभी यह प्राथमिकता मिल जाएगी। सेना कहाँ है? हुआन फैंग ने पूछा। हालांकि सू यूमो और जी मिंग जियाओ दवा कारखाने के प्रभारी थे। हालांकि हुआन फैंग को वहाँ की स्थिति के बारे में भी पता था। सू यूमो और अन्य लोगों ने पहले ही सेना को कारखाने को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी। अब ऐसा लग रहा था कि ली हुआमिन का इरादा था कि सेना का फैसला किया जाना चाहिए। ये तो बहुत पहले ही तय हो चुका है। वह दवा इतनी कारगर है, हर कोई मूर्ख नहीं होता। ली हुआमिन ने कहा, हमने आपको पहले कोई खबर नहीं दी क्योंकि सेना में कोई आपका फॉर्मूला खरीदना चाहता है। आपकी वह महिला इसके लिए राजी नहीं है। कुछ लोग तो आपको लूटने के लिए बल प्रयोग भी करना चाहते हैं। सौभाग्य से आपकी वो महिला और आपके पीछे वाला व्यक्ति दोनों का बैकग्राउंड अच्छा है। अभी अभी मामला सुलझा है। हुआन फैंग के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। बेशक वह जानता था कि ली हुआमिन किस बारे में बात कर रहा था। वह महिला सू यूमो होनी चाहिए और सेना की प्रतिक्रिया। वास्तव में ये हुआन फैंग की अपेक्षा से बाहर नहीं था। आखिरकार ऐसी दिव्य औषधि जो लोग जानकार थे वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। स्वाभाविक रूप से वे इसे अपने हाथों में नियंत्रित करना चाहते थे। आखिरकार अगर उन्होंने इसे हुआन फैंग और दूसरों को उत्पादन के लिए दिया तो हर साल बड़ी रकम का भुगतान करना एक छोटी सी बात होगी। मुख्य बात यह थी कि अगर यह उनके अपने हाथों में नहीं था तो वे सहज नहीं थे। हुआन फैंग का मानना था कि जो लोग इस सूत्र को छीनना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो इससे पहले उनके और सू यूमो की पृष्ठभूमि के बारे में जानते होंगे, लेकिन उनके मन में अभी भी यही विचार था। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कभी कभी पृष्ठभूमि सभी को चौंका नहीं पाती। इसके अलावा ऐसा नहीं लगता था कि सेना में उनकी कोई मजबूत पृष्ठभूमि थी। जिसके बारे में बात करते हुए सेना में उनकी सबसे बड़ी पृष्ठभूमि ये वास्तव में ली बिंगयुरी का परिवार था। इससे हुआन फैंग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी उत्सुक हो गया। इस तरह उसकी चीजें दूसरों को दिखाई नहीं देंगी। आखिरकार दूसरों की बात की खाल खींचते रहना सुरक्षित नहीं था। सौभाग्य से यह मामला एकदम सही नतीजे के साथ सुलझ गया। ऐसा लग रहा था कि और भी लोग इस मामले में उससे झगड़ा नहीं करना चाहते थे। बेशक इसके पीछे राजधानी के चंद बॉस की कोई इच्छा थी, उसे भी कुछ पता नहीं था। आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें बहुत आम हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी दवा बहुत ज्यादा प्रभावी है। बहुत से लोग इसे निजी उत्पादन को देने के बारे में चिंतित हैं। ली हुआमिन ने हुआन फैंग की गंभीर अभिव्यक्ति देखी और कहा, ली बिंगलियन के रिश्ते की वजह से ली हुआमिन और हुआन फैंग के बीच स्वाभाविक रूप से घनिष्ठ संबंध थे। इसके अलावा उन लोगों के बारे में उनकी अच्छी धारणा नहीं थी जो उन्हें लूटना चाहते थे। मुझे पता है, हुआन फैंग ने कहा, मैंने अभी तुमसे जो वादा किया था वह नहीं बदलेगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए बेहतर प्रभाव वाली दवाइयों का एक बैच तैयार करूंगा। यह इस हेमोस्टेटिक दवा से भी बेहतर है। ली हुआमिन की आंखें चमक उठी और उन्होंने पूछा। बेशक, हुआन फैंग ने आत्मविश्वास से कहा, हालांकि इन दवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको दी जाने वाली मात्रा भी सीमित है। आप लोग उन्हें ले जाएं और उन्हें तैयार करें। जब तक कोई आपातकालीन स्थिति न हो उनका उपयोग न करें। हुआन फैंग ने ली हुआमिन को बेहतर दवाइयां देने के लिए इसलिए सहमति जताई क्योंकि ली हुआमिन को अक्सर खतरनाक मिशनों को अंजाम देना पड़ता था। उसकी तुलना में उसके कौशल स्पष्ट रूप से बहुत खराब थे और वो फ्रोजन क्लाउड का बड़ा भाई था, इसलिए हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। काफी दिलचस्प। ली हुआमिन ने खुशी से हुआन फैंग के कंधे को थपथपाया और कहा, उसने और उसके पिता ने हुआन फैंग के बारे में एक से अधिक बार बात की थी। बेशक वह जानता था कि हुआन फैंग के पास कुछ रहस्य है जिन्हें वो गंभीरता से बाहर निकाल सकता है। ये निश्चित रूप से बुरा नहीं था। तुम और फ्रोजन क्लाउड के बीच का मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं इस बुरे आदमी को समझाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ली हुआमिन ने वादा किया। भाई, तुमने अपनी प्यारी बहन को ऐसे ही बेच दिया। ली बिंगलियन ने मुंह बनाया। बिल्कुल नहीं, अगर कोई और होता तो मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं होता। ली हुआमिन ने कहा, इसके अलावा मुझे डर है कि आप अभी मुझसे भी ज्यादा खुश हैं। ली बिंगलियन ने अपने होंठ सिकुड़े और कुछ नहीं कहा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं छुप पाई। वास्तव में वह अपने भाई को ऐसा बयान देते हुए देखकर अभी भी बहुत खुश थी। इस तरह वह अपने पिता को समझाने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेगी। वैसे भाई, मैं कल अपनी होने वाली भाभी से मिलने जा रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? ली बिंगलियन ने अचानक पूछा। मेरे मन में और क्या विचार आ सकते हैं? अगर वह मुझे दिखेगी तो मैं उसे देखूंगा। इन सभी वर्षों में मुझे कई बार ब्लाइंड डेट पर जाने की व्यवस्था की गई है। ली हुआमिन ने उदासीनता से कहा, जैसे कि वह कल अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अजनबी हो। इस बार बात अलग है। मुझे लगता है कि पिताजी को उस लड़की का अच्छा प्रभाव पड़ा है। शायद तुम्हारा भाग्य आ गया है।
ली बिंगयुन ने कहा, जो भी हो, तुम्हें पता है मुझे इन चीजों में बहुत दिलचस्पी नहीं है। ली हुआमिन ने कहा, उस समय भाइयों के साथ शिविर में जाना और कुछ बार गोली चलाना बेहतर होगा। मैं सिर्फ बंदूकों से खेलना जानती हूँ। ली बिंगयुन ने अपने होठों को सिकोड़ा और फिर उसकी आंखें चमक उठी। मैं अभी इस बार वापस आई हूँ, ये कैसा रहेगा? हुआन फेंग और मैं कल जाएंगे और दरवाजे की रखवाली में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम क्या सोचती हो? ली हुआमिन मुश्किल स्थिति में थे। उन्होंने कहा, यह अच्छा नहीं है, ये पहली बार है जब हम मिले हैं। इतनी बड़ी भीड़ के साथ ये सभी को असहज कर देगा। फिर हुआन फेंग और मैं तुम्हारे बगल वाली मेज पर बैठेंगे। हम एक दूसरे को न जानने का नाटक करेंगे और चुपके से देखेंगे, कैसा रहेगा? ली बिंगयुन अपने भाई की ब्लाइंड डेट देखने के लिए दृढ़ थी। ली हुआमिन ने कुछ देर सोचा और कहा, यदि आप वास्तव में जाना चाहते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं। ली हुआमिन को इस मामले की ज्यादा चिंता नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को जो करना था करने दिया। ली हुआमिन को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन ली बिंगयुन के चेहरे पर गपशप के विचार भरे हुए थे। हुआन फेंग के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसका साला ब्लाइंड डेट पर जा रहा था, वह मस्ती में शामिल होने क्यों जाएगा? हालांकि ये देखकर कि ली बिंगयुन इतनी दिलचस्पी ले रही थी, हुआन फेंग उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था। इस प्रकार यह मामला सुलझ गया। रात के खाने के बाद हुआन फेंग फिर भी होटल में रहने के लिए वापस चला गया। ली बिंगयुन के पिता ने अभी तक सिर हिलाया नहीं था। हुआन फेंग भी ली बिंगयुन के घर में नहीं रहना चाहता था। हालांकि ली बिंगयुन हुआन फेंग के साथ बाहर रहना चाहती थी, लेकिन इस समय अपने पिता को परेशान न करने के लिए उसे अपने भाई के साथ वापस जाना पड़ा। हुआन फेंग होटल लौटने के बाद उन्होंने स्टोरेज बॉक्स के शॉपिंग सेंटर में प्रवेश किया और अपने भाभी बहनों ली हुआमिन के लिए एक उपयुक्त दवा ढूंढी। अगले दिन सुबह सुबह ली बिंगयुन और ली हुआमिन हुआन फेंग के होटल में पहुंचे। बेशक ली हुआमिन को ली बिंगयुन ने ही यहाँ घसीटा था। 1849 पहली नजर का प्यार एक, आज आप बहुत औपचारिक लग रहे हैं। हुआन फेंग ने ली हुआमिन को देखा और कहा। ली हुआमिन ने कड़वी मुस्कान दिखाते हुए कहा, यह अभी भी जमे हुए बादल है। आपने क्या कहा? आप उसे बहुत बुरा प्रभाव नहीं दे सकते। हुआन फेंग ने सिर हिलाया। फ्रोजन क्लाउड ने जो कहा वो सही है। ग्रेटर दैन। देखिए, हुआन फेंग भी सहमत हैं। ली बिंगयुन ने कहा, भाई, चाहे आप डेट करना चाहें या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बुनियादी सम्मान है ना? मैंने माँ से सुना है, पिछले कुछ समय में आपने बहुत ही लापरवाही से कपड़े पहने थे। एक समय ऐसा भी था जब आपने सीधे छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट पहन ली थी। ये बहुत अच्छा नहीं है। जब हुआन फेंग ने ये सुना तो वो तुरंत हंस पड़ा। हालांकि वह ये भी जानता था कि ली हुआमिन बाहरी दुनिया को महत्व नहीं देता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह था या कोई और। उस समय मेरे लिए अपने दोस्तों के साथ गेम खेलकर वापस आना बेहतर था। ली हुआमिन ने अजीब तरीके से समझाया। इसके अलावा क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें माँ ने मिलवाया था? वे सभी बहुत ही अप्रिय थे। हुआन फेंग ने अनुमान लगाया कि उन लोगों को ली हुआमिन की पारिवारिक स्थिति के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने वापस आने की पहल की। हालांकि इससे ली हुआमिन और भी दुखी हो गया। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। हुआन फेंग, तुम्हें जल्दी से नहा लेना चाहिए। चलो साथ चलते हैं, ली बिंगयुन ने आग्रह किया। जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय है। ली हुआमिन ने कहा। हुआन फेंग, हमारे पास अभी भी समय है, चलो मुकाबला करते हैं। ली हुआमिन को स्पष्ट रूप से लड़ाई की इच्छा थी। वह जानता था कि हुआन फेंग लड़ाई में अच्छा है, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर अभ्यास करना चाहता था। भाई, ली बिंगयुन ने असंतुष्ट होकर पुकारा। हुआन फेंग ने ली हुआमिन को देखा और कहा, अगली बार मुकाबला करेंगे। अभी इस तरह के कपड़े पहनना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है। वास्तव में ली हुआमिन के लिए औपचारिक पोशाक में अपनी मुट्ठियों और पैरों का उपयोग करना उचित नहीं था। ली हुआमिन ने अपने कपड़ों को देखा और असहाय होकर आह भरी। वह बस हार मान सकता था। हुआन फेंग के नहाने के बाद तीनों ने सादा नाश्ता किया। फिर वे उस कॉफी शॉप की ओर चल पड़े जिसके लिए उन्होंने सहमति जताई थी। रास्ते में ली बिंगयुन बहुत सक्रिय और उत्साही दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ब्लाइंड डेट पर जा रही हो, लेकिन ये ली हुआमिन था। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासीन भाव रहता था। शायद उसकी राय में वह बस दूसरे पक्ष से मिलने और उससे निपटने जा रहा था। मिलने के बाद यह मामला खत्म हो गया। जहाँ तक हुआन फेंग का सवाल है, वह सिर्फ शो देखने जा रहा था। वे तीनों कॉफी शॉप पर पहुंचे। निश्चित रूप से महिला अभी तक नहीं आई थी। यह अजीब नहीं था, वे नियत समय से 1.5 घंटे पहले आ गए थे, इसलिए ये सामान्य था कि वह नहीं आई थी। भाई, आप इस टेबल पर बैठिए, हम आपके पीछे बैठेंगे। कॉफी शॉप में पहुंचने के बाद ली बिंगयुन ने कहा। चूंकि अभी भी सुबह थी, कॉफी शॉप में बहुत से लोग नहीं थे, इसलिए कई खाली सीटें थी। ली बिंगयुन के लिए युद्ध के मैदान की व्यवस्था करना बहुत अनुकूल था। ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे। ली हुआमिन उस जगह पर बैठ गया जिसकी ओर उसकी बहन ने इशारा किया था और कहा। ली बिंगयुन ने संतोष में सिर हिलाया। फिर वह ली हुआमिन के पीछे वाली मेज पर चली गई। वह लिंग फेंग के साथ बैठ गई। हालांकि नियत समय अभी भी था, लेकिन क्योंकि उसे नहीं पता था कि दूसरी पार्टी कब आएगी, इसलिए ली बिंगयुन खुद को उजागर न करने के लिए ली हुआमिन के साथ एक ही मेज पर नहीं बैठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक विशेष एजेंट हो? हुआन फेंग ने ली बिंगयुन को देखा और मुस्कुराया। क्या स्पेशल एजेंट? मैं आज एक मिशन के साथ यहाँ आया हूँ। ली बिंगयुन ने कहा। मेरी माँ ने कहा कि अगर वह लड़की बुरी नहीं है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। क्या होगा अगर आपके भाई को मानव दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है? हुआन फेंग ने कहा। ली बिंगयुन ने इस बारे में सोचा और उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। जब समय आएगा तो हम इस बारे में बात करेंगे। हुआन फेंग मुस्कुराया और ली बिंगयुन से बातें करने लगा। ली हुआमिन, जो दूसरी टेबल पर था, वहीं बैठा अपने फोन से खेल रहा था। तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? नियत समय से 10 मिनट से भी कम समय बचा था। ली बिंगयुन ने चिंतित होकर कहा। वह वहीं बैठी रही और इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर उसकी चिंता का भाव पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। अभी नियत समय नहीं आया है, हुआन फेंग ने कहा। इसके अलावा क्या तुम लड़कियों को हमेशा देर से आना पसंद नहीं होता? देर से आना सामान्य बात है। ली बिंगयुन ने गंभीरता से सोचा और कहा, ये सच है। इस समय हुआन फेंग ने वर्दी और काले फ्रेम वाले चश्मे पहने एक महिला को ली हुआमिन की मेज की ओर आते देखा, इसलिए उसने ली बिंगयुन से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या ये वही है?
नहीं नहीं, उसने पलटकर अपने भाई की मेज की तरफ देखा। क्योंकि वह अपने भाई की मेज के ज्यादा नजदीक रहना चाहती थी, इसलिए ली बिंगयू ने अपनी पीठ उसके भाई की तरफ कर ली। जब उसने अपने भाई की मेज देखी तो ली बिंगयू ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह है या नहीं, ये होना चाहिए, मैंने पहले कभी उसकी तस्वीर नहीं देखी है, वह पहले ही बैठ चुकी है, ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। हुआन फैंग ने कहा, ग्रेटर दैन। इस समय महिला ने बैठने से पहले ली हुआमिन से कुछ शब्द कहे। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पहचान की पुष्टि कर ली थी। इस ब्लाइंड डेट को आधिकारिक तौर पर शुरू माना जा सकता है। वह काफी सुंदर और जानकार दिखती है। इसके अलावा उसके पास बड़ी बहन यूमो और अन्य लोगों की तरह एक मजबूत महिला का स्वभाव भी है। वह अच्छी भी दिखती है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। ली बिंगयू ने दूसरे पक्ष की उपस्थिति को देखने के बाद उसने अपना मूल्यांकन फुसफुसाया। मैं उसके व्यक्तित्व के बारे में तभी जान पाऊंगा जब मैं उसके साथ लंबे समय तक संपर्क में रहूंगा। हुआन फैंग ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपका भाई अब आपकी देखभाल करने में सक्षम नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ली बिंगयू ने पूछा, क्योंकि तुम्हारा भाई उसमें दिलचस्पी लेता दिख रहा है। हुआन फैंग ने कहा, शांत हो जाओ और सुनो, तुम्हें भी उनकी बातचीत सुनने में सक्षम होना चाहिए। हुआन फैंग की आंतरिक ऊर्जा गहरी थी। वह बगल की मेज पर बातचीत सुनना चाहता था। स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। ली बिंगयू ने भी आंतरिक ऊर्जा विकसित की थी। हालांकि यह हुआन फैंग की तरह गहरी नहीं थी, लेकिन आखिरकार उसकी और उसके भाई की मेज एक दूसरे के करीब थी। इसलिए भले ही मेज पर बैठे दो लोग जोर से बात नहीं कर रहे थे, फिर भी ली बिंगयू शांत होने पर सुन सकती थी कि वे क्या कह रहे थे। हालांकि दूसरों की बातें सुनना कुछ हद तक अनैतिक लग रहा था, खासकर तब जब हुआन फैंग अपने साले और अपनी ब्लाइंड डेट के बीच बातचीत सुन रहा था। ये थोड़ा अजीब था। हालांकि हुआन फैंग को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि ली बिंगयू वहाँ था। ली बिंगयू ने हुआन फैंग की बातें सुनने के बाद वह भी शांत हो गई। उसका चेहरा गंभीर था और उसके कान झुके हुए थे। जाहिर है वह भी अपने भाई की दूसरे पक्ष के साथ बातचीत पर कान लगा रही थी। कुछ देर सुनने के बाद ली बिंगयू के चेहरे पर मुस्कान और भी चमकने लगी। उसने कहा, मुझे लग रहा है कि मेरा भाई वाकई घबराया हुआ है। मुझे याद नहीं कि कितने साल हो गए हैं जब मैंने उसे घबराया हुआ देखा था। जब वह उन खतरनाक मिशनों को अंजाम दे रहा था तो मैंने उसे पहले कभी घबराया हुआ नहीं देखा था। आज वह इतना घबराया हुआ था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने स्वाभाविक रूप से ली हुआमिन की असामान्य आवाज सुनी। जाहिर है ली हुआमिन को नहीं पता था कि शुरुआत में उसका रवैया कैसा उदासीन था। तो हो सकता है कि आपके भाई को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया हो। ये बहुत संभव है। ली बिंगयू ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ली हुआमिन की वर्तमान स्थिति वैसी ही थी जैसा हुआन फैंग और ली बिंगयू ने अनुमान लगाया था। वह मूल रूप से विचलित था और चीजों से निपटना था, लेकिन जब उसने तारीख देखी तो उसने अचानक अपना रूप बदल लिया। तार्किक रूप से कहें तो आज की यह ब्लाइंड डेट सबसे खूबसूरत नहीं थी जिसे उसने कभी देखा था। ये सबसे अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली व्यक्ति भी नहीं थी, लेकिन ली हुआमिन का दिल एक नजर में ही हिल गया। उसे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो। इस वजह से वह आमतौर पर बहुत मर्दाना व्यक्ति था। अब इस लड़की का सामना करते हुए वह इतना घबरा गया था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस समय उसे कुछ पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता तो वह जिससे मिलना चाहता था उससे मिल लेता। उसे यहाँ आने से पहले और तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अब उसके पास कोई तैयारी नहीं थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। दरअसल उसे दूसरे पक्ष के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है, क्या हुआन फैंग यहाँ नहीं है? उस आदमी के साथ बहुत सी महिलाएं हैं जो उसके प्रति वफादार हैं। यहाँ तक कि मेरी बहन भी उसकी ओर आकर्षित है। वह लड़कियों को पटाने में बहुत अच्छा होगा। मैं उससे मार्गदर्शन मांग सकता हूँ। ली हुआमिन, जो जल्दी में था, अचानक कुछ सोच में पड़ गया। इस बार वह अकेला नहीं लड़ रहा था। वह यहाँ अकेला नहीं था, उसके पीछे लेकिन हुआन फैंग यहाँ था। इस तरह जब उसने ये सोचा तो उसने लड़की को शौचालय जाने के लिए बहाना बनाया। फिर वह उठ गया। जब ली हुआमिन हुआन फैंग और ली बिंगयू की मेज के पास से गुजरा तो उसने मेज पर दस्तक दी और हुआन फैंग से फुसफुसाया, इधर आओ। हुआन फैंग ने उसे कुछ संदेह से देखा, फिर वह भी उठकर उनके साथ बाथरूम में चला गया। उसे नहीं पता था कि ली हुआमिन क्या कर रहा था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जब वे बाथरूम में पहुंचे हुआन फैंग ने ली हुआमिन से पूछा। ली हुआमिन ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए फिर चिंतित होकर कहा, मैं आपसे एक कबूलनामा मांगना चाहता हूँ। मैं किसी लड़की का पीछा कैसे कर सकता हूँ? हुआन फैंग ने ली हुआमिन की चिंता भरी निगाहों को देखा और मुस्कुराया। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? हाँ, ली हुआमिन ने इनकार नहीं किया। वह शुरू से ही डरपोक व्यक्ति नहीं था। क्या तुम पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? हुआन फैंग ने पूछा। मैं कब किसी रिश्ते में रहा हूँ? दूसरी ओर आपके पास तो बहुत सारी महिलाएं हैं। मुझे यकीन है कि आपके पास इस संबंध में कोई रास्ता है, ली हुआमिन ने कहा। दरअसल वह जानता था कि ली हुआमिन के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया था, इसलिए वह पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि वह पहले कभी उस व्यक्ति से नहीं मिला था जिसने उसका दिल जीत लिया था, और आज वह स्पष्ट रूप से उससे मिल चुका था। हुआन फैंग ने कुछ देर सोचा और कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास वास्तव में ज्यादा अनुभव नहीं है, खासकर क्योंकि ये दोनों पक्षों के माता पिता द्वारा आयोजित एक ब्लाइंड डेट है और यह सामान्य रिश्तों से अलग है। ली हुआमिन ने इस बारे में सोचा और सोचा कि यह वास्तव में ऐसा ही था। हालांकि उसे अभी भी हुआन फैंग द्वारा बिना किसी अनुभव के कही गई बात पर संदेह था। वास्तव में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके माता पिता इस शादी के लिए सहमत हैं। इसके अलावा आपकी हालत भी खराब नहीं है। जब तक आप सामान्य रूप से काम करते हैं, अभी भी एक मौका है। अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वह है उसे, उसके व्यक्तित्व, उसके शौक को समझना। जब तक आप पर्याप्त समझ लेते हैं तब तक उसका पीछा करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सच है। युद्ध की कला में एक कहावत है, खुद को जानो और अपने दुश्मन को जानो और तुम 100 लड़ाइयां जीत जाओगे। ली हुआमिन ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में हमें पहले उसकी स्थिति को समझने की जरूरत है। 1850 दुर्घटना 2 इसके बाद हुआन फैंग और ली हुआमिन ने बाथरूम में कुछ देर तक चर्चा की कि उन्हें एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करना चाहिए और उन्हें क्या जानना चाहिए।
वे दोनों एक दूसरे से गर्मागर्म बहस कर रहे थे। जो नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि वे दोनों प्रेमी थे। वास्तव में उन दोनों को प्यार का ज्यादा अनुभव नहीं था। हुआन फैंग के पास बहुत सी महिलाएं थीं। हालांकि जब प्यार की बात आए तो शायद उसे ज्यादा अनुभव न हो। ली हुआमिन की तो बात ही छोड़िए, उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। इस प्रकार प्यार में पड़े दो नए जोड़े एक के बाद एक भावुक चर्चा करने लगे। ठीक है, हमें वापस जाना चाहिए, हुआन फैंग ने याद दिलाया। ठीक है, जल्दी करो, उसे गलतफहमी मत होने दो। ली हुआमिन ने ऐसा कहने के बाद अपने हाथ धोए और जल्दी से बाहर निकल गया। हुआन फैंग की भी परवाह नहीं की। हुआन फैंग मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसके चाचा को वाकई उसकी परवाह थी। ग्रेटर दैन, मेरे भाई ने तुम्हें अभी क्यों बुलाया? जैसे ही हुआन फैंग अपनी सीट पर लौटा, ली बिंगयुन ने अधीरता से पूछा। जब ली हुआमिन अभी लौटा तो ली बिंगयुन अभी भी उससे पूछना चाहता था। अंत में ली हुआमिन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने अपनी बहन को नहीं देखा। जब वो गुजर रहा था तो अब और रुकने की बात मत करो। उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसने धीमी आवाज में ली बिंगयुन को पुकारा। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। ली बिंगयुन को गुस्सा तो आया लेकिन साथ ही उत्सुकता भी हुई। उसे नहीं पता था कि उसके भाई की ऐसी प्रतिक्रिया क्यों होगी। तुम्हारा भाई मुझसे सीख रहा है। फिर उसने ली बिंगयुन को बताया कि बाथरूम में क्या हुआ था। ली बिंगयुन ने हुआन फैंग की बात सुनी और उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठी। क्या इसका मतलब है कि मेरा भाई वास्तव में मुझे पसंद करता है? ली बिंगयुन के स्वर में उसकी खुशी छिपी नहीं रह सकी। आखिरकार ली हुआमिन का मामला सिर्फ उसके माता पिता का नहीं था। छोटी बहन ली बिंगयुन भी बहुत चिंतित थी। हालांकि ली हुआमिन पहले भी कई बार ब्लाइंड डेट पर जा चुकी थी, लेकिन उसे उनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी, जिससे ली बिंगयुन चिंतित हो गई। और उसके माता पिता, बस इतना था कि ऐसे मामलों के बारे में चिंतित होना बेकार था। मुख्य बात ये थी कि ली परिवार ऐसा परिवार नहीं था जो शादी पसंद करता हो, अन्यथा उसे बस ली हुआमिन के लिए एक नियुक्त करने की जरूरत थी। और अब ली हुआमिन को आखिरकार एक लड़की में दिलचस्पी थी। इसके अलावा ये लड़की उसके पिता के साथी की बेटी थी। कोई बात नहीं, ये रिश्ता बुरा नहीं था। ली बिंगयुन स्वाभाविक रूप से खुश था। हालांकि इस कारण के अलावा ली बिंगयुन इस वजह से भी खुश था क्योंकि अगर उसके भाई को इस समय कोई साथी मिल जाता तो वह अपने माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींच सकता था। वह अपना कुछ ध्यान अपने भाई, अपने और हुआन फैंग के बीच के मामले पर लगा पाता। ये बहुत आसान होता। ये कहा जा सकता है कि ली हुआमिन में इस समय भी आग को आकर्षित करने की क्षमता थी। उसकी नजर सचमुच उस पर है। मुझे नहीं पता कि उसकी नजर तुम्हारे भाई पर है या नहीं, हुआन फैंग ने कहा। यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। मेरा भाई बहुत उत्कृष्ट है, ली बिंगयुन ने कहा। उसने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, इसके अलावा मेरा भाई बहुत समर्पित है। उसे कोई पसंद नहीं है। आहम, हुआन फैंग ने अजीब तरह से खांसते हुए अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। ली बिंगयुन के सवाल का जवाब देना ठीक नहीं था। बेशक वह समझ गया था कि ली हुआमिन का क्या मतलब था। हालांकि जब हुआन फैंग ने अपना सिर खिड़की की ओर घुमाया तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। हुआन फैंग ने शीशे के पार एक यूरोपीय और अमेरिकी को देखा। वह एक ब्रीफकेस पकड़े हुए था और जल्दी में वहाँ से गुजर रहा था। शुरू में ये कुछ भी नहीं था, लेकिन हुआन फैंग मानव शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर सकता था। एक यूरोपीय जिसके शरीर पर आंतरिक ऊर्जा जैसी कोई चीज थी। इसने स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वह सिर्फ इस वजह से दूसरे पक्ष को नहीं रोक सकता था। आखिरकार हुआन फैंग को अब इसके बारे में पता चल गया था। इस दुनिया में हर किसी के पास आंतरिक ऊर्जा नहीं होती। हालांकि विदेश में रहते हुए आंतरिक शक्ति जैसी कोई चीज नहीं थी। हालांकि आंतरिक शक्ति जैसी एक ऊर्जा भी थी। इसलिए संभवतः दूसरा पक्ष एक साधारण किसान था। अरे अरे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम नाराज हो? ली बिंगयुन ने हुआन फैंग को खिड़की से बाहर घूरते हुए देखा और पूछा। उसे लगा कि उसके अभी अभी कहे गए शब्दों ने हुआन फैंग को नाराज कर दिया है। तभी हुआन फैंग ने अपना सिर घुमाया और कहा, नहीं, मैं कुछ सोच रहा था और विचारों में खोया हुआ था। ओह, ली बिंगयुन को राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि हुआन फैंग नाराज नहीं था। उसके बाद उसने हुआन फैंग के साथ अपने भाई के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जाहिर है ली बिंगयुन अपने भाई की शादी को लेकर बहुत चिंतित थी। ली हुआमिन की तरफ से वे अच्छी बातचीत करते दिखे। हुआन फैंग की तरफ से वे कभी कभी ली हुआमिन की दिल खोलकर हंसी सुन सकते थे। जब दोपहर होने वाली थी तो ली हुआमिन की तरफ से सबसे पहले उठ खड़े हुए। वे एक साथ बाहर गए जैसे कि वे खाने जा रहे हों। चलो हम भी पीछे चले गए। ली बिंगयुन एक विशेष कार्य की तरह था और अभी भी उसका पीछा करना चाहता था। अभी भी पीछा करना चाहते हैं। अगर उन्हें खोज लिया गया तो यह अच्छा नहीं होगा। हुआन फैंग ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई को बाद में मदद की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? हम उसकी बैकअप टीम हैं। हम इस समय कैसे पीछे हट सकते हैं? ली बिंगयुन ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तुमने जो कहा वो सही है। हुआन फैंग ने कुछ देर सोचा और कहा, ली हुआमिन शायद उनसे फिर से मदद मांगेगा। आखिरकार उसे अपने साले को खुश करने का कोई अनुभव नहीं था। जाहिर है हुआन फैंग भी ऐसा करने के लिए बहुत इच्छुक था। इस प्रकार हुआन फैंग और ली बिंगयुन एक बार फिर ली हुआमिन और अन्य लोगों के पीछे चले गए। चारों एक के बाद एक कॉफी शॉप से बाहर निकल गए। ली हुआमिन गाड़ी चलाकर जाना चाहता था, लेकिन इस समय अचानक दूर से एक तेज सायरन की आवाज आई। ये तेज और चुभने वाली थी और हुआन फैंग और अन्य तीनों की हरकतें रुक गईं। तभी उन्हें दूर से एक कार आती हुई दिखाई दी और उस कार के पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियां थी। सायरन स्पष्ट रूप से उन पुलिस कारों से आ रहा था। सावधान रहो, हुआन फैंग और ली हुआमिन ने लगभग एक साथ चिल्लाया। जो कार तेजी से आगे बढ़ रही थी वह वास्तव में हुआन फैंग और अन्य लोगों की ओर सीधे बढ़ गई थी। हुआन फैंग ने एक हाथ से ली बिंगयुन को पीछे खींचा और ली हुआमिन ने भी ऐसा ही किया। हालांकि जिस व्यक्ति को उसने खींचा वह उसके बगल में बैठी महिला थी। इस समय उसके और हुआन फैंग के बीच अभी भी कुछ दूरी थी, भले ही वह अपनी बहन को खींचना चाहता था। इसके अलावा हुआन फैंग अपनी बहन के बगल में था। उसे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस समय कार हुआन फैंग और अन्य 3 लोगों के पास से गुजरी। सड़क के किनारे खड़े लोग इतने डर गए कि वे पीछे हट गए और कार से बच गए। इस समय पुलिस की गाड़ी पीछा करती रही। अचानक एक और कार उनके बगल वाली गली से निकली। उस कार ने सीधे पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। फिर कार से कोई बाहर आया। उसके हाथ में बंदूक थी।
उसने बाहर से बेतहाशा गोलियां चलाई, उनमें से कुछ समय पर बच नहीं पाए। वे तुरंत घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। उसके बाद कार चली गई। क्या तुम लोग ठीक हो? इस समय हुआन फैंग ने ली हुआमिन को न जानने का नाटक करने की परवाह नहीं की। उसने सबसे पहले ली बिंगयुन की हालत की जांच की। जब उसने देखा कि वह ठीक है तो वह ली हुआमिन से उसकी स्थिति के बारे में पूछने गया। मैं ठीक हूँ। फिर उसने चिंता से लड़की की हालत के बारे में पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लड़की ने अपने चेहरे पर घबराहट भरे भाव के साथ कहा। हालांकि कुल मिलाकर वह शांत रहने में सक्षम थी। ये स्पष्ट रूप से एक आसान काम नहीं था। महिला ने बोलना समाप्त करने के बाद हुआन फैंग और ली बिंगयुन को उत्सुकता से देखा। उसे नहीं पता था कि ली हुआमिन के साथ उनका किस तरह का रिश्ता था। यह मेरी बहन है और यह उसका प्रेमी हुआन फैंग है, ली हुआमिन ने परिचय कराया। इस समय वे दोनों पहले ही मिल चुके थे। अब छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह छिपता रहा तो भविष्य में उनका फिर से मिलना अजीब होगा। नमस्ते, महिला ने कहा। हेलो, महिला ने कहा। हुआन फैंग और ली बिंगयुन ने कहा। ये केवल इस समय था जब उन दोनों को इस महिला का नाम पता चला, कुईवानेउन। ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते। तुम लोग यही रहो, मैं जाकर सामने की स्थिति देखूंगा, ली हुआमिन ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, ली हुआमिन ने कोई आपत्ति नहीं की। वे दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां पुलिस की गाड़ियां मुसीबत में थी। वहाँ कई घायल लोग जमीन पर कराह रहे थे। वहाँ कई घायल लोग थे। कुछ लोग पहले से ही सहायता और एम्बुलेंस के लिए संपर्क कर रहे थे। हुआन फैंग और ली हुआमिन को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि पुलिस वॉकी टॉकी से उन्हें पता चला कि सड़क पर 2 कारों का पीछा करने वाले लोग थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि गोलीबारी भी हो रही थी। हालांकि दोनों कारें बहुत भयंकर थी और उन्हें अब तक रोका नहीं गया था। मैं जाकर मदद करूंगा, ली हुआमिन ने कहा। मैं जाकर मदद करूंगा, ली हुआमिन ने कहा। चलो साथ चलते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, हुआन फैंग ने कहा। ये सही है भाई, तुम लोग साथ चलो, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। इस समय ली बिंगयुन और कुईबोयुन भी चले गए। ली बिंगयुन ने अपने भाई से कहा। वह अपने भाई को जानती थी। जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वह निश्चित रूप से ये दिखावा नहीं करेगी कि उसने ऐसे नहीं देखा। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन हुआन फैंग के साथ उसके पक्ष में। आखिरकार ली बिंगयुन के दिल में हुआन फैंग सर्वशक्तिमान था। कौशल के मामले में वह अपने भाई से थोड़ा अधिक मजबूत था। ठीक है, चलो इसे साथ में करते हैं, ली हुआमिन ने सिर हिलाया और कहा। तो फिर तुम दोनों पहले वापस जा सकते हो। यहाँ मत रहो भाई, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सावधान रहना होगा, ली बिंगयुन ने कहा। चिंता मत करो, तुम्हारे भाई ने हर तरह की चीजें देखी हैं, वह तो बस एक चोर है, ली हुआमिन ने आत्मविश्वास से कहा। ली बिंगयुन ने फिर कुईबोयुन से कहा। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ खाना खाने जा रहा था। अब लगता है मुझे अगली बार का इंतजार करना होगा। ये ठीक है, हम किसी भी समय खा सकते हैं, कुईबोयुन ने कहा। आपको सावधान रहना होगा। हाँ, ली हुआमिन दूसरे पक्ष की चिंता को जानकर बहुत उत्साहित लग रहा था। उसने सिर हिलाया और हुआन फैंग के साथ चला गया। बेशक ली बिंगयुन हुआन फैंग को याद दिलाना नहीं भूला। ली हुआमिन और हुआन फैंग ने पुलिस वालों को अपनी पहचान बताई और फिर पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वॉकी टॉकी ली। इसके बाद उन्होंने ली हुआमिन की कार को उन लोगों की दिशा में चलाया जो भाग रहे थे।